तो गाइस आज हम बात करेंगे वायरल हिट के पार्ट 2 के बारे में। और पिछली वाली वीडियो में हमने वायरल हिट के काफी सारे चैप्टर्स कवर कर लिए थे, जहां लास्ट में हमने देखा था हॉबिन काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसका यूट्यूब चैनल काफी अच्छा चल रहा होता है और क्योंकि अब उसकी मदर की सर्जरी भी होने वाली होती है जिसमें 20 मिलियन वॉन लगेंगे। ये चीज भी हॉबिन के लिए काफी ज्यादा अच्छी होती है क्योंकि अपने यूट्यूब चैनल से वो 20 मिलियन वॉन का अरेंज आराम से कर सकता है। लेकिन जब स्नैपर हॉबिन के पास आके उसको कहता है उनकी सारी वीडियोस में येलो डॉलर का साइन आ चुका है, ये सुन के हॉबिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसलिए स्नैपर का कॉलर पकड़ के कहता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे अभी अपनी मदर का इलाज करवाना है। लेकिन हॉबिन अब येलो डॉलर की वजह से अपने चैनल से पैसे नहीं कमा सकता, इसलिए बेचारा बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, उसके आंसू निकलने लगते हैं। लेकिन स्नैपर और ग्योल इस मामले में फिलहाल के लिए तो कुछ नहीं कर सकते, वो बस पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं सारी वीडियो में येलो डॉलर का साइन क्यों आया। ग्योल हॉबिन को एक डाइजेशन की दवाई देती है और कहती है ये लो बॉस, क्योंकि आप हमेशा ऐसा नहीं दिखा सकते कि आपको दर्द नहीं होता। और हाँ, हमारी वीडियो में येलो डॉलर ना ही गलत शब्दों की वजह से आया है और ना ही लड़ाई झगड़े की वजह से, क्योंकि उन सारी चीजों को मैंने अपनी एडिटिंग से सेंसर कर दिया था। स्नैपर को ऐसा लग रहा होता है ये सब कुछ कोई जानबूझ के इनके साथ कर रहा है। लेकिन ग्योल हॉबिन को बताती है उसने यूट्यूब को एक मैसेज भेज दिया है और जब हॉबिन उससे पूछता है उसका रिप्लाई कब आएगा तो उसे जवाब मिलता है लगभग 1 महीने बाद। ये सुन के हॉबिन को और ज्यादा सदमा लग जाता है क्योंकि उसकी मदर की सर्जरी जल्दी होने वाली है, इसका मतलब उसे पैसे चाहिए। ग्योल बेचारी तो ये तक कह देती है इस बारी जो मेरे पैसे बनते हैं मैं वो नहीं लूंगी। लेकिन हॉबिन अभी बिल्कुल होपलेस सिचुएशन में जा चुका होता है, इसलिए सीधा यहाँ से भागने लगता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और बस यही सोच रहा होता है कि अब क्या होगा, उसकी मदर की सर्जरी कहीं उसकी वजह से रुक ना जाए, इसलिए किसी भी कीमत पे उसे 20 मिलियन वॉन पैसों का अरेंज करना ही होगा। और पैसे कमाने का एक टेम्पररी सा रास्ता, लेकिन बहुत बेकार रास्ता हॉबिन ने निकाल लिया होता है और वो होता है रूमी के साथ कोलैब करना। आपको याद होगा रूमी भी एक यूट्यूबर है जिसके सब्सक्राइबर्स 1,20,000 तक थे और रूमी की आज की वीडियो होती है एक बहुत ही ज्यादा महंगे स्टोर में 20 मिलियन वॉन की शॉपिंग करना। और ऑब्वियसली वो सारा का सारा अपना शॉपिंग करा हुआ सामान हॉबिन को पकड़ाने वाली है, इसलिए ऑडियंस यहाँ पे बढ़ेगी उसकी। रूमी हॉबिन के कान में बोलती है जितने भी पैसे इससे मैं कमाऊंगी वो हम आधे आधे कर लेंगे। और इतनी करीब से इसकी आवाज सुनने के बाद हॉबिन को पता चलता है ये मुंह से नहीं ज्यादा नाक से बोलती है। खैर इनकी शॉपिंग वीडियो स्टार्ट हो चुकी होती है और ऑडियंस को समझ नहीं आ रहा होता कि हॉबिन इस लड़की के साथ क्यों वीडियो बना रहा है, बल्कि हॉबिन के जो लॉयल सब्सक्राइबर्स होते हैं वो तो रूमी के कमेंट में आके ये भी लिख रहे होते हैं कि मैं अपनी बेटी को कभी भी ऐसा नहीं बनाऊंगा। खैर रूमी काफी महंगी महंगी चीजें खरीदने लगती है और हॉबिन यहाँ की चीजों का प्राइस देख के रूमी को कहता है ये क्या है, ये सारी चीजें चोर बाजार में तो बहुत ज्यादा सस्ती मिलती हैं। खैर 20 मिलियन वॉन की शॉपिंग रूमी ने पूरी कर ली होती है और हॉबिन की ऑडियंस को अब भी हॉबिन को ऐसे देख के बुरा लग रहा होता है और हॉबिन को लगता है कि शायद आज के लिए ये पूरा हो चुका है, अब वो घर जा सकता है। लेकिन रूमी अभी उससे और ज्यादा गधा मजदूरी करवाने वाली है, इसलिए एक स्माइल के साथ उसका हाथ पकड़ के उसको अपने साथ लेके जाती है। दूसरी तरफ स्नैपर ये पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि उनकी सारी वीडियो में येलो फ्लैग क्यों आया, यहाँ तक कि जिन वीडियो में येलो फ्लैग या फिर येलो डॉलर आने का कोई रीजन भी नहीं था उन पे भी ऐसा हुआ है। लेकिन पिछले कुछ मंथ से तो वीडियोस वो वाली काफी ज्यादा सही चल रही थी, तो फिर अचानक से क्या हो गया। इसलिए स्नैपर हाउ टू फाइट यानी कि वायरल हिट चैनल से एक पोस्ट डालता है अपने चैनल की, जहाँ पे वो अपने सब्सक्राइबर से इस बारे में पूछता है कि आपको इस बारे में कुछ पता है कि ऐसा क्यों हुआ है। और एक बंदा जवाब भी दे देता है हाँ मुझे पता है, जहाँ पे वो नरूटो और सास्के की एक फाइट की फोटो अटैच करते हुए कहता है ये फाइट काफी ज्यादा लेजेंडरी थी, लेकिन क्या ये फाइट असली थी। आसान शब्दों में वो ये बोलना चाहता है कि हॉबिन की फाइट असली थी, इसलिए उस पर येलो डॉलर आया है। लेकिन ये बात तो स्नैपर को भी पता है, लेकिन उसके ये समझ नहीं आ रहा कि बाकी की वीडियोस में ऐसा क्यों हुआ, और बल्कि जिन वीडियोस में ऐसा है भी उन वीडियोस को ग्योल ने काफी ज्यादा अच्छे से एडिट करके अपलोड करा था, इसलिए उनमें ऐसा नहीं होना चाहिए था। इतने में ही स्नैपर को एक और कमेंट दिखता है जिसमें एक बंदे ने कहा होता है कि एक और यूट्यूबर था जिसके साथ सेम यही हुआ था। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं हॉबिन अब भी रूमी के साथ गधा मजदूरी कर रहा होता है। रूमी अब हॉबिन के साथ मिलकर मग बैंक की वीडियोस बना रही होती है, यानी कि वही वीडियोस जहाँ पे इंसान खाने के मामले में जानवर बन जाता है। इस वीडियो के लिए हॉबिन बेचारे ने इतना खाना खा लिया होता है कि अब वो और नहीं खा सकता, लेकिन असल मायनों में खा तो रूमी रही होती है हॉबिन के सब्सक्राइबर्स। लेकिन अभी फाइनली वो स्ट्रीम करना बंद करती है और सारी ऑडियंस को बाय कहती है। वीडियो खत्म होने के बाद हॉबिन रूमी को कहता है रूमी तुम सच में खाना वगैरह काफी सही खाती हो, लेकिन दुनिया में ऐसे काफी सारे बच्चे हैं जिनको ठीक से खाना भी नहीं मिलता। तुम ये क्या बोल रहे हो, मैं तो हमेशा ही ऐसे खाती हूँ। ये कह के रूमी टेबल में सर रख के सो जाती है और हॉबिन रूमी के रूम के खिलौनों के साथ खेल के सोच रहा होता है कि आज वो पहली बार किसी लड़की के रूम में आया है और यहाँ की स्मेल काफी अच्छी आ रही है। लेकिन इस अच्छी फीलिंग के साथ साथ में उसे कुछ अजीब भी लग रहा होता है क्योंकि वो अकेला एक लड़की के साथ उसके रूम में है, इसलिए अब वो जल्दी से यहाँ से निकलने की सोच रहा होता है। इतने में ही रूमी उसको कहती है हॉबिन क्या तुम सच में जा रहे हो, और हॉबिन के ही सामने अपनी टी शर्ट निकालने लगती है। हॉबिन शर्माते हुए अपनी आंखें ढकता
है, लेकिन असल में वो देख रहा है सब कुछ और कहता है, रूमी तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारे सामने अभी एक लड़का है, तुम ऐसे यहाँ पे कपड़े चेंज नहीं कर सकती। लेकिन रूमी ने कपड़े चेंज तो फिर भी इसके सामने कर ही लिए होते हैं। साथ में वो कहती है कि अगर हम एक ही कपड़ों में वीडियोस बनाएंगे तो सबको ऐसा लगेगा कि हमने एक ही दिन में ये सारी की सारी वीडियोस बनाई हैं। और नए कपड़े पहन के रूमी दोबारा से तैयार हो जाती है एक और मग बैंग वीडियो बनाने के लिए। लेकिन अभी इनकी स्ट्रीम ऑन नहीं हुई होती और रूमी हॉबिन को बताती है कि उसने जितने भी महंगे कपड़े खरीदे हैं उसने वो खुद के लिए नहीं खरीदे हैं, क्योंकि वो चोर बाजार से यही कपड़े काफी ज्यादा सस्ते में ले सकती है। इससे हॉबिन को पता चलता है कि रूमी थोड़ी बहुत उसी की तरह है। खैर आज का सारा काम खत्म होने के बाद हॉबिन जब यहाँ से जा रहा होता है तो वो गलती से रूमी के एक दूसरे कमरे में पहुंच जाता है। और ये वाला कमरा या फिर कहें किचन बिल्कुल वैसा ही लग रहा होता है जैसे किसी गरीब इंसान का या फिर मिडिल क्लास इंसान का होता है। लेकिन जिस रूम में अब तक ये वीडियो बना रहे थे वो तो काफी ज्यादा चमक रहा था। इसलिए रूमी हॉबिन को कहती है, ये बात तो ऑडियंस को मत बताइयो, क्योंकि सब ऐसे सोचते हैं कि मैं एक प्रिंसेस हूँ। अब जाके हॉबिन को लग रहा होता है ये दोनों तो सच में सेम है। इसलिए ग्योल ने जो दवाई हॉबिन को दी थी वो दवाई वो रूमी को देता है। लेकिन रूमी इसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेती है और कहती है, तुम सच में अगर थोड़े और लंबे होते तो मैं तुम्हारे ऊपर फिदा हो जाता। जरा अपना चेहरा देखो, तुम शर्मा रहे हो। हॉबिन तुमने ये करना कब सीखा? तुम सच में किसी लड़की के दिल को पिघला सकते हो। हॉबिन को समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे, इसलिए बस वो रूमी से पूछता है कि क्या अभी मुझे और कुछ भी करना है या फिर मैं जाऊं। ये सुनते ही हॉबिन के हाथ में वो बाल को कर्ल्स करने वाली रॉड थमाती है। हॉबिन को ये करते हुए अजीब तो लग रहा होता है और ऊपर से वो पहली बार किसी लड़की के इतना ज्यादा क्लोज होता है। ऊपर से रूमी उसको बोल रही होती है और ज्यादा पास आके कर। रूमी के बालों से उसे काफी ज्यादा अच्छे शैम्पू की स्मेल तो आ ही रही होती है। इतने में ही रूमी हॉबिन की पैंट पकड़ के उसको आगे खींच लेती है अपनी तरफ। ये सारी चीजों की वजह से हॉबिन का मन काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है, जिस वजह से उसका ध्यान इसके बालों से हट चुका है और इन दोनों को आती है रूमी के बालों की जलने की स्मेल। रूमी के बाल जलने के बाद रूमी काफी ज्यादा उदास हो जाती है और हॉबिन उससे माफी मांग रहा होता है। लेकिन अचानक से ही रूमी हॉबिन को कहती है, ये चीज तो हिट हो जाएगी। दरअसल रूमी हॉबिन के साथ एक प्रैंक कर रही थी। असल में ये सब कुछ स्ट्रीम हो रहा है और रूमी की इस वीडियो का टाइटल होता है I tried to prank a gloomy friend today। हॉबिन को तो पता भी नहीं चला होता इसने स्ट्रीमिंग करना कब स्टार्ट करा और रूमी की ऑडियंस सोच रही होती है कि लेकिन जो इसके बाल जल गए उसका ये क्या करेगी। लेकिन रूमी के जितने जले हुए बाल होते हैं वो उनको काट देती है और उसका एक नया हेयर स्टाइल तैयार हो जाता है। और वो हॉबिन को कहती है, तुझे पैसे की जरूरत है और मुझे मजा मस्ती की, इसलिए अब से हम कोलैब करते रहेंगे। लेकिन स्नैपर भी इन लोगों की ये वीडियो देख रहा होता है और स्कूटर भगाते हुए कहीं जा रहा होता है और चिल्लाते हुए खुद से कहता है, अबे साले हॉबिन जल्दी से मेरा कॉल उठा, हमारी सारी वीडियोस येलो फ्लैग क्यों हुई है? शायद से मुझे इस बारे में पता चल चुका है। दरअसल स्नैपर के दिमाग में ये चल रहा है कि एक और यूट्यूबर के साथ ऐसा पहले हुआ था और ये इससे मिलने भी गया था। हम अभी वही सीन देखते हैं जहाँ पे स्नैपर उस पुराने यूट्यूबर से मिलने जाता है जिसका नाम होता है फॉर्मर यूट्यूबर चोरोंग निम। और इस बंदे के 7 लाख सब्सक्राइबर्स हुआ करते थे, लेकिन अब इसका चैनल बंद हो चुका है। लेकिन स्नैपर इतना बेशरम कि उसको ये भी नहीं पता कि ये वीडियो क्या बनाता था, लेकिन इससे यहाँ पे बात करने के लिए आ रखा है। ये बंदा बताता है, मैं अपनी वीडियोस में कीड़े मकोड़े खाया करता था। स्नैपर को समझ नहीं आता कि ये साला कीड़े मकोड़े क्यों खाता था, इसलिए वो इससे पूछ लेता है कि वैसे कीड़े मकोड़े क्यों खाते थे भाई तुम? चोरोंग बताता है, कीड़े मकोड़े तो मैं बस व्यूज के लिए खाता था, वैसे नॉर्मल खाना भी खाता था मैं वीडियोस में। और इस यूट्यूबर को देख के स्नैपर को तो इसके लिए बुरा भी नहीं लग रहा होता है कि इसकी सारी वीडियोस में भी येलो डॉलर आया था किसी टाइम पे। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये होती है कि ये जो नॉर्मल खाने की वीडियोस भी बनाता था उनमें भी येलो डॉलर आया था। इसलिए स्नैपर इसको कहता है, मुझे भी नहीं लगता हमारी वीडियोस में येलो डॉलर वायलेंस की वजह से आया है। चोरोंग बताता है, अगर बात वायलेंस की होती तो तुम्हारा चैनल बहुत पहले ही डिलीट हो चुका होता। दरअसल तुम्हारा चैनल अभी जिस प्रॉब्लम से जूझ रहा है ये वही है जिससे मैं गुजरा था। और इस बंदे को यूट्यूब की तरफ से एक मेल भी आया था जिसमें कहा गया था कि तुमने कॉपीराइट लॉस को वायलेट करा है। और यहाँ पे इस बात का सीधा सीधा मतलब ये बन रहा था कि चोरोंग ने किसी की वीडियोस या फिर कोई आइडिया कॉपी करा है और किसी को क्रेडिट भी नहीं दिया। लेकिन चोरोंग कसम खा के कहता है उसने किसी की कुछ भी कॉपी नहीं करी, उसका कंटेंट ओरिजिनल था। और स्नैपर से पूछता है कि तुमने अपने चैनल को बचाने के लिए अभी क्या क्या करा है। स्नैपर बताता है उसने थंबनेल चेंज कर दिए और एडिटिंग को दोबारा से करा, लेकिन उसके बावजूद भी कोई फायदा नहीं हुआ। ये सुन के चोरोंग बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, इसका मतलब तुम्हारा हाउ टू फाइट चैनल किसी के द्वारा टारगेट किया जा रहा है। ये सुन के स्नैपर का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि उसको समझ नहीं आता कि उनके चैनल के साथ ऐसा कौन कर सकता है, कौन उनको टारगेट बना सकता है, बल्कि इन लोगों ने तो किसी का बुरा भी नहीं करा। चोरोंग इसके मजे को और ज्यादा बढ़ाने के लिए कहता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था।
अब बहुत ही जल्दी हाउ टू फाइट चैनल भी मेरे चैनल की तरह बंद हो जाएगा। खैर ये सब कुछ सुन के स्नैपर हैरान तो होता ही है, लेकिन दूसरे सीन में हॉबिन की गधा मजदूरी खत्म हो चुकी होती है। रूमी ने वादे के मुताबिक हॉबिन को उसके पैसे दे दिए होते हैं और हॉबिन को कहती है क्या तुम दोबारा से मेरी वीडियोस में आना पसंद करोगे या फिर नहीं, और हॉबिन इसके लिए पूरी तरीके से तैयार होता है। लेकिन जब हॉबिन यहाँ से जा रहा होता है तो वो रुक जाता है और रूमी से कुछ कहने वाला होता है, लेकिन रूमी तो एक नंबर की बावली है, इसलिए कहती है अरे रहने भी दो, तुम्हें मुझे प्रपोज करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हॉबिन इसको प्रपोज नहीं कर रहा था, वो बोल रहा था तूने मुझे 10,000 वॉन कम दिए हैं। रूमी हंसते हुए इसको एक आधी गालियां देती है और इसके पैसे इसको वापस कर देती है। और हॉबिन ने यहाँ पे पूरे कमाए हैं 3 लाख वॉन, लेकिन अब भी उसकी मदर की सर्जरी के लिए उसको 19.7 मिलियन वॉन चाहिए। खैर हॉबिन यहाँ से चला जाता है और सोच रहा होता है कि रूमी के साथ वो जितना काम कर सकता है उतना करेगा और पैसे कमाएगा, क्योंकि उसको किसी भी तरीके से अपनी मदर की सर्जरी के लिए पैसे अरेंज करने हैं। लेकिन जैसा कि हम सबको पता है रूमी एक नंबर की हरामखोर तो है ही। वो घर जाती है और अपने कपड़े चेंज करते हुए खुद से कहती है कितना बेवकूफ है, आखिर इस तरीके से वो 20 मिलियन वॉन कब तक कमा लेगा। क्या जो मैंने उसको अपने साथ कोलैब करने वाली बात कही उसे सच में उस पे यकीन हो गया? ऑफ कोर्स, वैसे मगर उसकी मदद करूंगी तो वो कुछ टाइम पे वो कमा भी लेगा, लेकिन अब उसका चैनल डूब रहा है, उसकी वैल्यू खत्म हो रही है, इसलिए उसके साथ कोलैब करने का कोई फायदा नहीं। इसलिए अब मैं उसके साथ कोलैब नहीं करूंगी, चाहे उसकी मदर की सर्जरी ही क्यों ना हो। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हॉबिन तुम अकेले नहीं हो जिसको पैसे की जरूरत है। और गाइस ये वीडियो के बीच में ही आपको बताना चाहता हूँ ये सब कुछ रियल वर्ल्ड में भी होता है। वायरल हिट मानवा में ज्यादातर जो चीजें दिखाई गई है वो सारी की सारी रियलिटी से इंस्पायर्ड है। खैर इसके बाद रूमी दोबारा से कपड़े चेंज करते ही स्ट्रीमिंग करने लग जाती है और हॉबिन ने जो इसको डाइजेस्टिव मेडिसिन दी थी ऑडियंस भी वो देख लेती है। और रूमी ये सोच रही होती है आखिर हॉबिन को पता कैसे चला कि मैं बीमार हूँ। भले ही रूमी हरामी होती है, लेकिन ये सोच के उसको अच्छा लग रहा होता है कि जब तुम प्रॉब्लम में होते हो और तुम्हारे साथ कोई होता है तो तुम्हें अच्छा लगता है। खैर रूमी का हिसाब किताब अब हम बाद में देखेंगे, लेकिन इसके अगले सीन में हम देखते हैं ग्योल के घर का सीन, जहाँ पे वो कुत्तों की तरह खाना खा रही होती है और उसको याद आ रहा होता है हॉबिन का रोता हुआ चेहरा जब वो बोल रहा था उसे अपनी मदर के इलाज के लिए पैसे चाहिए। इसलिए वो अपनी चम्मच टेबल में पटकती है और सामने बैठे अपने फादर से कहती है डैड मुझे 20 मिलियन वॉन चाहिए। और यार जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अगर आप मेरी रेगुलर ऑडियंस हो तो आपसे ये छुपाने का फायदा नहीं कि जो ये ग्योल के फादर हैं वही वो चिकन वाले इंसान हैं जिनकी वीडियोस हॉबिन देखता है और उनसे सीखता है। लेकिन ये बात इस वक्त तक तो हमें इस मानवा में नहीं बताई गई है। यहाँ पे तो ग्योल के फादर हमें काफी ज्यादा नॉर्मल से लग रहे होते हैं, जो कि चिल्ला के अपनी बेटी को कहते हैं मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 2000 वॉन दे सकता हूँ। ग्योल के फादर अपनी बेटी को कहते हैं तुम ये सब कुछ जिसकी वजह से कर रही हो वो हॉबिन है ना। खैर सैम डैक तो इसको 20 मिलियन वॉन नहीं देने वाले, इसलिए ये यहाँ से भाग जाती है और पीछे से सैम डैक इसको चिल्ला के बोल रहे होते हैं मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, अगर तुम्हारे कमरे में जो कपड़े पड़े हैं तुम वो मुझे बेच दो। मतलब कि ये बाप बेटी कभी भी मतलब ऐसी सीरियस बातें नहीं करते हैं, अजीब अजीब सी बातें करते हैं ये दोनों। लेकिन ये बेचने की बात से ग्योल को याद आता है कि हाँ वो कुछ बेच के पैसे तो कमा ही सकती है, इसलिए वो सोचती है क्यों ना वो अपना कंप्यूटर बेच दे या फिर कुछ सामान बेच दे अपना। दूसरी तरफ बोमी भी अपने रेस्टोरेंट मैनेजर के पास जाती है और सीधा बोलती है मुझे 20 मिलियन वॉन चाहिए, और ये 20 मिलियन वॉन उसको उसकी रिटायरमेंट पेमेंट के तौर पे चाहिए। वो बस अपने मैनेजर को इतना कहती है और यहाँ से निकल जाती है और अपने मन में सोच रही होती है कि अब वो हॉबिन की मदद कर पाएगी। साथ ही में सोच रही होती है कि मैं कितनी ज्यादा चालाक हूँ, कितनी ज्यादा समझदार हूँ, इतनी आसानी से पैसों का जुगाड़ कर लिया। लेकिन मैनेजर बेचारा रोते हुए खुद से बोल रहा होता है बोमी तुम्हें रिटायरमेंट के पैसे नहीं मिल सकते क्योंकि तुम्हें यहाँ पे काम करते हुए 1 साल से ज्यादा नहीं हुआ है। इसके बाद बोमी सीधा आती है हॉबिन की मदर से हॉस्पिटल में मिलने, जहाँ पे वो हॉबिन की मदर के लिए एक सेब काटने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इसने चाकू इस तरीके से पकड़ रखा होता है कि हॉबिन की मदर को ऐसा लगता है कि जैसे कोई खूनी है। हॉबिन की मदर मजाक में इसको अशासन बोल रही होती है और उनको अच्छा लग रहा होता है कि हॉबिन की इतनी अच्छी दोस्त है। ऑब्वियसली ये सुन के बोमी थोड़ा शर्मा रही होती है, लेकिन हॉबिन की मदर को ये समझ नहीं आ रहा होता कि बोमी के यहाँ पे आने के बाद से जो यहाँ की नर्स है वो काफी ज्यादा दोस्ताना सा बिहेव क्यों करती है इनके साथ। मतलब वैसे भी नर्स हॉबिन की मदर के साथ काफी अच्छे से बिहेव करती थी, लेकिन इसके आने के बाद से और ज्यादा अच्छे से करती है। नर्स भी यहीं पे होती है। ये बात सुन के वो कहती है मैम क्या आपको नहीं पता बोमी के फादर इस हॉस्पिटल के। इतने में ही बोमी नर्स का मुंह बंद कर देती है और उसको हल्की आवाज में कहती है ये सीक्रेट रखना है, उनको मत बताओ। नर्स कहती है लेकिन उनको पता होना चाहिए, वैसे आपके फादर आपको ढूंढ रहे थे। बोमी इसके बाद यहाँ से चले जाती है, लेकिन हॉबिन की मदर को अंदाजा तो हो ही चुका होता है कि ये लड़की डॉक्टर की बेटी है। लेकिन यहाँ से जाते हुए बोमी ने अपना मोबाइल यहीं पे छोड़ दिया होता है। वो जैसे ही बोमी का फोन उठाती है तो उसमें देखती है कि यूट्यूब की वीडियो चल रही है और ये वीडियो है एक स्कूल का बच्चा फाइटिंग की वीडियो बना रहा है। ये सुन के हॉबिन की मदर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है ये देख के। इतने में हॉबिन भी यहाँ पे आ जाता है और अपनी मदर से पूछता है मदर आप ये क्या कर रही हो। उसकी मदर थोड़ा सीरियस टोन में हॉबिन से कहती है हॉबिन
कहीं कहीं तुम्हारा कोई यूट्यूब चैनल तो नहीं? हॉबिन समझ चुका होता है, शायद उसकी मदर को पता चल चुका है कि ये फाइटिंग वीडियोस बनाता है यूट्यूब में, इसलिए अपनी मदर के हाथ से फोन छीनता है और कहता है नहीं नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। लेकिन हॉबिन खुद ये देख के हैरान होता है, जो चैनल वो यूट्यूब पे देख रहा है वो उसका नहीं है बल्कि एक फेक चैनल है, बिल्कुल उसी की तरह। मतलब कि हॉबिन के चैनल की किसी ने कॉपी करी है और एक फेक चैनल बनाया है जिसका नाम है फाइटिंग वर्तुस। हम देखते हैं इस चैनल को जो बंदा चला रहा होता है वो भी हॉबिन की ही तरह लूजर जैसा दिखता है और सेम उसी के जैसे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना रहा होता है, जैसे की हाउ टू फाइट एंड विन अगेंस्ट कॉमन गाइज। और ये बिल्कुल हॉबिन की ही तरह हमलों का इस्तेमाल करके बहुत ही मुश्किल से इन फाइट्स को जीत रहा होता है। हॉबिन को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये साला है कौन जो उसकी नकल कर रहा है, लेकिन असल में ये बंदा एक धोखेबाज होता है जो सबके सामने खुद को लूजर दिखा रहा है, लेकिन असल में ये एक लूजर है नहीं। क्योंकि हम देखते हैं जिस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो रही होती उस वक्त इसने जिन बंदों को फाइट में हराया होता है उनके ऊपर मूतते हुए और सिगरेट पीते हुए अपने किसी बॉस को बोल रहा होता है, मैंने अपलोड कर दी है वीडियो, मैं काफी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ और मुझे लगता है मैं उस हॉबिन के सब्सक्राइबर्स जल्द ही अपनी तरफ खींचने वाला हूँ और ये करने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो बस एक है कि मुझे ये सब कुछ करते हुए चोमुओं की तरह एक्टिंग करनी पड़ती है, जैसे कि मैं बहुत कमजोर हूँ। और ये जो फाइटिंग वर्त्यूज होता है अभी इसके सब्सक्राइबर्स होते हैं 80,000। हम देखते हैं ये गैंगस्टर बिल्कुल हॉबिन की ही तरह एक्टिंग करके वीडियोस बनाता है, जैसे कि इसने भी एक टाइकोंडो फाइटर को हराया काफ किक्स का इस्तेमाल करके। और हॉबिन, स्नैपर और ग्योल जो इसकी वीडियोस देख रहे होते हैं वो ये बात एडमिट करते हैं कि ये बंदा फेमस तो हो रहा है, लेकिन इन सबको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि ये हॉबिन की नकल कर रहा है, लेकिन इसका लीगली ये कुछ नहीं कर सकते। फाइटिंग वर्त्यूज के कुछ सब्सक्राइबर्स उसको भला बुरा बोल रहे होते हैं क्योंकि वो हॉबिन की नकल कर रहा है, लेकिन जैसा कि आप सबको पता है इंटरनेट की दुनिया में लॉयल्टी नाम की चीज बहुत ही ज्यादा कम मिलती है, इसलिए ऐसे भी काफी सारे लोग होते हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये हॉबिन की नकल कर रहा है या फिर नहीं। क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो हॉबिन को ही बुरा भला बोल रहे होते हैं और इस बंदे को हॉबिन से ज्यादा बेटर बता रहे होते हैं। इसका मतलब साफ है हॉबिन को अपने ही कंटेंट चोरी करने वाले से फ्यूचर में कॉम्पीट करना पड़ेगा, लेकिन ये बंदा हॉबिन के कंटेंट को इतनी रफ्तार से चोरी कर रहा है कि इससे कम्पीट करना भी मुश्किल है। ये बंदा एक हफ्ते में 3 वीडियोस अपलोड करता है, जो कि हॉबिन जैसे लूजर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो एक हफ्ते में लगातार 3 बार 3 हट्टे कट्टे बंदों से फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पहले तैयारी करनी पड़ती है। ऊपर से हॉबिन लोगों का यूट्यूब चैनल अब यूट्यूब सर्च में भी आ नहीं रहा होता है, उसकी जगह आ रहा होता है फाइटिंग वर्त्यूस। और ऐसा इसलिए क्योंकि हॉबिन लोगों का चैनल येलो फ्लैग्ड हो चुका है, इसलिए यूट्यूब उसको ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहा है। इसका मतलब हॉबिन लोगों के चैनल की अच्छी तरीके से वाट लग चुकी है, क्योंकि अब ना उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं और ना ही वो अपनी वीडियोस से पैसे कमा रहे हैं, और फाइटिंग वर्त्यूस उनके सब्सक्राइबर्स बहुत ही तेजी से अपनी तरफ खींच रहा है। और अगर इसी तरीके से चीजें चलती रही तो हॉबिन लोगों का चैनल जल्दी ही खत्म हो जाएगा। अभी हॉबिन और उसकी टीम को समझ नहीं आ रहा होता क्या करना है। ऊपर से हॉबिन को तो अभी अपनी मदर की सर्जरी के लिए पैसे भी कमाने हैं, लेकिन अब वो भी नहीं कर पा रहा, इसलिए ऐसी होपलेस सिचुएशन में बेचारे की दोबारा से आंखें नम हो जाती है, क्योंकि अगर वो कोई वीडियो अभी अपलोड करता भी है तो उस पे भी येलो डॉलर का साइन आ जाएगा, और स्नैपर और ग्योल उसको अभी झूठे दिलासे के अलावा अभी और कुछ नहीं दे सकते। वो बस अभी यही सोच रहे होते हैं जो उनके पास थोड़ी पुरानी वीडियोस पड़ी है उनको एडिट वेडिट करके अगर ये अपलोड करेंगे तो कम से कम सब्सक्राइबर्स तो बढ़ ही जाएंगे। और ये चीज भी अभी सिर्फ स्नैपर सोच रहा होता है, क्योंकि ग्योल उसको कहती है मैं एडिट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैंने अपना कंप्यूटर बेच दिया है। ये बेचारी तो कंप्यूटर बेच के जो इसको पैसा मिलने वाला था उससे हॉबिन की मदद करने की सोच रही थी, लेकिन इसके साथ भी स्कैम हो चुका है, इसलिए इसका कंप्यूटर भी चला गया और इसको पैसे भी नहीं मिले। ग्योल ने उस कंप्यूटर चोर को पकड़ने की कोशिश करी थी, लेकिन वो पकड़ नहीं पाई, और ये सुन के तो हॉबिन और ज्यादा अंधकार में चला गया होता है। उसका मन कर रहा होता है सब कुछ छोड़ छाड़ के हार मान ले और एक गुफा में जाके छुप जाए, लेकिन स्नैपर उसको हिम्मत देते हुए चिल्ला के कहता है, हॉबिन तू मेरी बात सुन रहा है ना, ग्योल भी मेहनत कर रही है, हम सबको स्ट्रांग रहना होगा, तुझे ऐसे हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन हॉबिन का दिल उस कदर टूट चुका होता है जिसको बयां कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, यानी कि वो वक्त जब इंसान बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है और उसके मुंह से फालतू की बातें निकलने लगती हैं। और इसी सिचुएशन में हॉबिन स्नैपर को बक देता है कि तुम्हें मदद करने के लिए बोला ही किसने है। और जो ग्योल कंप्यूटर वाली बात बता रही होती है वो तो सिर्फ वो नॉर्मली बता रही होती है, लेकिन हॉबिन उसका जवाब देता है अगर कंप्यूटर खो गया है तो पुलिस में जाकर रिपोर्ट कर, मुझे क्या बता रही है। ऑब्वियसली स्नैपर को तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन हॉबिन चुपचाप से यहाँ से चला जाता है और अपने आप को उसने पूरी तरीके से एक लूजर मान लिया होता है। दूसरी तरफ फाइटिंग वर्त्यूस वाला बंदा अब भी हॉबिन की वीडियोस की नकल करके वीडियोस बना रहा होता है, यानी कि हॉबिन जो बोमी से बात करता है वो भी अपनी क्लास की लड़कियों से बात करने की कोशिश करता है, और हॉबिन बेचारा उदास होकर इसकी वीडियोस देख के अपने मन में बोल रहा होता है
कि आखिर ये साला किस हद तक मेरी नकल करेगा। और इसी तरीके से धीरे धीरे करके हॉबिन का चैनल बर्बाद होते जा रहा है। लेकिन हॉबिन के लिए एक राहत वाली बात तो बस सिर्फ ये होती है कि भले ये मेरी पूरी नकल कर ले, लेकिन ये बंदा मेरी तरह उस मुर्गे वाले बंदे की वीडियोस नहीं देखता जो मैं देखता हूँ। लेकिन जो भी हो, हॉबिन को अभी बुरा तो इस चीज के लिए भी लग रहा होता है कि जो उसके टीममेट है वो उसको बॉस मानते हैं। वो हर चीज में हॉबिन को फॉलो करते हैं, जैसे कि ग्योल और स्नैपर। लेकिन हॉबिन इस चीज के लायक नहीं। हॉबिन को अब एक तरीके से खुद से नफरत होने लगती है और वो ये बात सोच रहा होता है कि चलो स्नैपर तो मुझे फॉलो करता है, लेकिन ग्योल क्यों करती है, क्योंकि मैं तो एक नंबर का झंड इंसान हूँ। आखिर मुझे वो फॉलो क्यों करते हैं। और ये सारी बातें वो एक फुटपाथ पे लगी हुई बेंच में लेट के सोच रहा होता है। इतने में ही बोमी यहाँ पे आती है और सीधा इसके ऊपर ही बैठ जाती है। बोमी हॉबिन को कहती है, हे तुम कैसे हो? मैंने तुम्हारी मदर की सर्जरी के बारे में सुना और दूसरे यूट्यूब चैनल के बारे में भी सुना जो तुम्हारी नकल करता है। लेकिन हॉबिन आज उदास होता है, इसलिए वो बोमी को अवॉइड करने की कोशिश करता है। लेकिन बोमी उसको कहती है, तुम मुझे बता सकते हो क्या दिक्कत है? मैं तुम्हारी मदर की सर्जरी के लिए तुम्हें पैसे भी दूंगी। पैसे भी मुझे मेरी रिटायरमेंट पेमेंट मिलने वाली है। लेकिन हॉबिन गम के सागर में इतना डूबा होता है कि अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर इसको मेरी क्यों चिंता है। हम तो ठीक से एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। हम तो सिर्फ रेस्टोरेंट में साथ में काम करते थे और कुछ नहीं। ग्योल, स्नैपर, बोमी ये सब मेरी चिंता कर रहे हैं, लेकिन मैं इसके लायक नहीं हूँ। लेकिन बोमी अब भी इससे बात करने की कोशिश कर रही होती है। इतने में ही ये अपनी जगह पे उठता है और यहाँ से ये कह के चला जाता है कि तुम्हें रिटायरमेंट पेमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे काम करते हुए तुम्हें 1 साल नहीं हुआ है। लेकिन जब हॉबिन यहाँ से जा रहा होता है तो उसका फोन बजता है। वो जैसे ही फोन की स्क्रीन में देखता है तो सीन शिफ्ट हो जाता है और दूसरे सीन में हम देखते हैं फाइटिंग वर्तुसो ने एक दूसरी वीडियो भी अपलोड कर दी होती है अपने चैनल पे, जो की होती है एक लड़की के साथ मिलकर 20 मिलियन वॉन की शॉपिंग करना। मतलब सेम वैसी ही वीडियो जो हॉबिन ने रूमी के साथ मिलकर बनाई थी। दूसरी तरफ रूमी को ये वीडियो देख के हॉबिन की ही याद आ रही होती है, क्योंकि हॉबिन ने अब तक रूमी से कांटेक्ट नहीं करा है दोबारा। लेकिन हॉबिन को तो पैसों की जरूरत थी, उसके बावजूद भी उसने ऐसा क्यों नहीं करा, इसको समझ नहीं आ रहा होता। इसलिए हॉबिन को 4-5 मैसेज करती है, जहाँ पे लिखती है, हॉबिन तुम्हें तो पैसों की जरूरत थी ना, तो फिर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, मेरा रिप्लाई क्यों नहीं देते। दरअसल रियलिटी में अभी ये हॉबिन की मदद सच में करना चाह रही है। भले ये लड़की काफी ज्यादा हरामी है, लेकिन इसको फाइनली ये बात रियलाइज हो चुकी होती है कि जो कभी हमारा कोई दोस्त जरूरत में होता है हमें उसकी मदद करनी चाहिए। इसलिए अपने मन में सोच रही होती है, अगर वो मेरे साथ वीडियो नहीं बना रहा है तो वो है कहाँ पे और कर क्या रहा है। और इसके ही अगले सीन में हम देखते हैं हॉबिन को, जो किसी से मिलने के लिए आ रखा होता है। और मेरे हिसाब से ये मिलने के लिए आ रखा है फाइटिंग वर्तुसो वाले बंदे से। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं स्नैपर को, जहाँ पे वो एक और यूट्यूबर से बात कर रहा होता है। मतलब ये लड़की पहले एक यूट्यूबर थी जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, लेकिन अब नहीं है। अब इसने चैनल बंद कर दिया है, क्योंकि इसके साथ भी वो येलो फ्लैग वाली चीज हुई थी। स्नैपर उससे पूछता है, क्या तुम्हारे चैनल की भी कोई वैसे ही नकल कर रहा है जैसे हमारे चैनल की अभी कोई कर रहा है? लड़की बताती है, ये स्टूडेंट्स के ऊपर मेकअप करने की वीडियोस बनाती थी। इसने उससे थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया था, इसलिए इसने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी और फुल टाइम यूट्यूब करने लगी थी। लेकिन फिर अचानक से एक और यूट्यूबर लड़की ने इसकी वीडियोस की तरह ही वीडियोस बनाने लगी वो, और बहुत ज्यादा अमाउंट में बहुत सारी वीडियोस डालने लगी। वैसे भी आपको सच बताऊं, जब कोई इंसान वीडियोस के आइडियाज को कॉपी करता है तो वो इंसान कोई भी वीडियो को काफी ज्यादा जल्दी बना पाएगा ओरिजिनल क्रिएटर से। मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है कि एक यूट्यूबर बहुत मेहनत करके अपना एक बेस बनाए और एक दूसरा यूट्यूबर झटके में आके वो सारा का सारा क्रेडिट अपने पास ले ले। मतलब कि एक यूट्यूबर बहुत ही मेहनत करके किसी कंटेंट को फेमस करे, उसके बाद कोई नया यूट्यूबर आके उस फेमस कंटेंट के ऊपर सीधा वीडियो बना दे। और अगर आप लोग ध्यान से नोटिस करोगे तो रियल वर्ल्ड में यूट्यूब में ये काफी ज्यादा होता है। खैर, ये जो लड़की होती है इसके साथ भी यही हुआ होता है और उसी समय इसकी सारी वीडियोस में येलो डॉलर का भी साइन आ गया था। लेकिन इसने तो अपनी जॉब छोड़ के यूट्यूब में अच्छी तरीके से आने का फैसला लिया था, लेकिन अब यूट्यूब की भी वाट लग गई थी इसकी। इसलिए बेचारी को इतनी ज्यादा टेंशन हो गई थी कि टेंशन की वजह से इसके बाल झड़ने लगे थे और ये भी हॉबिन की तरह बिल्कुल ही उदासी के सागर में डूब गई थी। साथ ही में अपने दोस्त लोगों से भी तमीज से बात नहीं करती थी, बिल्कुल हॉबिन की ही तरह, या फिर उनके रिप्लाई ही नहीं करती थी। स्नैपर इसकी सिचुएशन को अच्छी तरीके से नोट कर रहा होता है ताकि हॉबिन के चैनल को बचा सके किसी तरीके से, इससे कुछ सीख लेके। और ये सारी बातें जानने के बाद इस लड़की को कहता है, अच्छा तो इस तरीके से तुम्हारा चैनल बंद हो गया था ना? लेकिन सरप्राइजिंगली लड़की जवाब देती है, नहीं, क्योंकि जिस वक्त मैंने सारी की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी उस वक्त कोई मेरे पास एक ऑफर लेके आया था और वो वही यूट्यूबर थी जिसने मेरे चैनल की नकल करी थी। यानी कि उसके बाद इस लड़की ने उस यूट्यूबर से कोई सौदा कर लिया होगा और अभी बिल्कुल सेम चीज हॉबिन के साथ भी हो रही होती है। एक सुनसान सी जगह पे अभी फाइटिंग वर्तुस वाला बंदा भी हॉबिन से मिल रहा होता है, जो कि हॉबिन के पास आके उसको कहता है, अगर तू मुझे अपना चैनल बेच देता है
तो मैं तुझे 30 मिलियन वॉन दूंगा। लेकिन हॉबिन चिल्ला के इसको कहता है, हरामजादे, तू ही वो है जिसकी वजह से मेरे चैनल को येलो फ्लैग मिला है। लेकिन ये बंदा हॉबिन को कहता है, देख भाई शांत हो जा, शांत रह के बात करते हैं। लेकिन हॉबिन गालियां देते हुए गुस्से में इसके ऊपर एक मुक्का मारता है और ये बंदा बिल्कुल किसी लूजर की तरह अपनी आंखें बंद करके हल्का सा पीछे हो जाता है। लेकिन ऐसा करने की ये सिर्फ एक्टिंग कर रहा है, यानी कि वही एक्टिंग जिससे ये ऑडियंस का बेवकूफ बनाता है कि ये एक लूजर है। क्योंकि अभी ये पीछे तो हुआ था, लेकिन उसी पल आगे होके इसने हॉबिन के पेट में एक मुक्का भी बजा दिया होता है, जिससे हॉबिन को उसकी नानी याद आ जाती है। और फाइटिंग वर्टियस वाला बंदा कहता है, क्योंकि यहाँ पे कोई कैमरे नहीं है, मुझे नहीं लगता, इसलिए मुझे यहाँ पे एक्टिंग करनी चाहिए लूजर बनने की। लेकिन हॉबिन जैसे तैसे उठता है और इसके ऊपर एक काफ किक मारता है और ये बंदा उस काफ किक को बहुत ही प्यार से डॉच करके हॉबिन के मुंह पे एक मुक्का बजा देता है और कहता है, चैनल बेच दे अपना मुझे। लेकिन इसके बाद हॉबिन इसके ऊपर एक टैकल अटैक मारने की कोशिश करता है जो उसने टेहुन के वक्त में सीखा था। लेकिन ये टैकल अटैक भी इसके ऊपर काम नहीं आता और ये हॉबिन को ऊपर से पकड़ के कहता है, लगता है तू मेरी बात सुन नहीं रहा है, क्या तुझे 30 मिलियन वॉन नहीं चाहिए? और हॉबिन के मुंह पे एक घुटना मार के दोबारा से हॉबिन को नीचे कर देता है और बहुत ही डरावने अंदाज में कहता है, जो चैनल तुझे कोई प्रॉफिट नहीं दे रहा है, तू नहीं चाहता कि मैं उसको खरीद लूं तुझसे? तुझे क्या लगता है अगर तू उसको बेचेगा नहीं तो आगे चल के उसका कुछ हो सकता है क्या? लेकिन जब भी बेटे तू कोई वीडियो अपलोड करेगा तो उस पे येलो डॉलर का साइन आ जाएगा। वैसे भी अब तो अपने चैनल से कोई प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा और अब ये सिर्फ वक्त की बात है जब मैं तेरे चैनल को पूरी तरीके से निगल लूंगा, तेरे सारे सब्सक्राइबर्स मेरी तरफ आ जाएंगे। देख मेरे बॉस एक ऐसे इंसान है जिनके अंदर सब्र थोड़ा कम है, इसलिए अभी मैं प्यार से बोल रहा हूँ, अपना चैनल मुझे दे दे। और ये बुरी तरीके से हॉबिन के बाल खींच के कहता है, ये तो कभी कभी गलती से लोगों से फाइट जीत जाता था, लेकिन तुझे क्या लगता है वो चीज यहाँ पे काम आएगी तेरी? हरामजादे, तुझे क्या लगता है तू काफी ज्यादा अच्छा फाइटर है, तूने चैनल बनाया है हाउ टू फाइट, लेकिन तुझे फाइट करनी ही नहीं आती। मुझे समझ नहीं आ रहा है तूने टेहुन शियोंग और होंग मांगी को कैसे हरा दिया, लेकिन जो भी हो वो दोनों कुत्ते मेरे बॉस के सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए ज्यादा मत सोच, अपना चैनल मुझे बेच दे। वैसे भी मेरे बॉस के रहते हुए अब तो नई वीडियोस नहीं बना पाएगा। लेकिन हॉबिन अब भी इसको चैनल बेचने से मना करता है, इसलिए ये हॉबिन के रैप्टा मार देता है। हॉबिन दोबारा मना करता है, ये दोबारा रैप्टा मारता है। ऐसे ही हॉबिन बार बार मना करता रहता है और ये बार बार रैप्टे बजाता रहता है। और इतने सारे रैप्टों से हॉबिन के मन में एक बहुत ही खतरनाक डर पैदा हो चुका होता है कि वो इन लोगों से नहीं उलझ सकता। इसलिए हॉबिन हाथ जोड़ के रोते हुए इसको कहता है, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती है, मैं बेच दूंगा तुम्हें चैनल। इसलिए हॉबिन के हाथ में एक लिफाफा पकड़ाता है जो कि 10 मिलियन की एडवांस पेमेंट होती है इसके चैनल के लिए। और हॉबिन के खून को इंक की तरह इस्तेमाल करके एक कॉन्ट्रैक्ट में उसका अंगूठा भी लगाता है और हॉबिन को सिर्फ कुछ वक्त का समय देता है जब हॉबिन को इसको अपना पूरा का पूरा चैनल देना होगा। और फाइटिंग वर्टियस ये सारी की सारी बातें अपने बॉस को कॉल करके बताता है। और जब थोड़ी देर बाद स्नैपर यहाँ पे आता है और उसको ये सब कुछ पता चलता है तो वो चिल्ला के इसको कहता है, तूने चैनल क्यों बेचा बे? मार तो तूने पहले भी बहुत सारे लोगों की खाई थी, तो अभी इतना ज्यादा क्यों डर गया? स्नैपर लगातार बकबक करे जा रहा होता है, लेकिन हॉबिन ना ही उसकी तरफ देख रहा होता है और ना ही कुछ बोल रहा होता है। लेकिन स्नैपर के काफी ज्यादा फोर्स करने में हॉबिन रोती हुई नजरों से उसकी तरफ देख के कहता है, वो लोग गैंगस्टर्स है, मैंने उनको अपना चैनल देने से मना करा तो उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा मारा। अगर मैंने उन्हें अपना चैनल नहीं दिया तो मुझे डर है वो दोबारा मेरे लिए आएंगे। मुझे माफ कर दो स्नैपर, वो सिर्फ मेरा चैनल नहीं था, वो तुम्हारा भी था, मुझे उसे ऐसे ऐसे बेचना नहीं चाहिए था। और हॉबिन की ऐसी हालत देख के स्नैपर को भी उसके ऊपर दया आ जाती है, इसलिए वो हॉबिन को कहता है, भाई यार सॉरी मत बोल, अब हम कर ही क्या सकते हैं, तो फिर अब हम यूट्यूब को छोड़ ही देते हैं और जो पैसे तुझे तेरे यूट्यूब चैनल के मिले हैं उनको जहाँ तेरी मर्जी हो वहाँ खर्च कर लियो, मुझे उनमें से कुछ नहीं चाहिए। और हॉस्पिटल में जाके किसी थेरेपिस्ट से मिल ले ताकि तेरे अंदर का डर कम हो जाए, क्योंकि अगर तू किसी से नजरें मिला के बात भी नहीं कर पाएगा तो ये काफी सीरियस बात है। लेकिन यार ये कितनी बेकार बात है ना, मुझे फाइनली एक तरीका मिल गया था जिससे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। ये सुन के हॉबिन थोड़ा सा अलर्ट होता है और इसके अगले सीन में हॉबिन ग्योल के पास जाता है और उसको एक नया कंप्यूटर खरीद के देता है, या फिर कहें सिर्फ उसकी स्क्रीन खरीद के देता है और सॉरी बोलता है बदतमीजी से पहले बात करने के लिए। ग्योल कहती है, अरे आपको ये खरीदने की क्या जरूरत, मैं इसको दोबारा बेच दूंगी और मेरे साथ दोबारा स्कैम हो जाएगा, आपको मुझे ये नहीं देना चाहिए था। ग्योल, तुमने अपना कंप्यूटर सिर्फ इसलिए बेचा था क्योंकि तुम मेरी मदद करना चाहते, इसलिए अभी मेरे पास पैसे थे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कंप्यूटर ले लिया क्योंकि मैं ये चाहता था। ग्योल को लगता है इसके चैनल से येलो फ्लैग हट चुका है, इसलिए ये पैसे कमा पाया, इसलिए वो खुश हो चुकी होती है। लेकिन हॉबिन उदासी में बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, येलो फ्लैग अब भी है, और चुपचाप से यहाँ से चला जाता है। इसके अगले सीन में हॉबिन बोमी से मिलता है, जहाँ पे बोमी उससे पूछती है कि पैसों का कुछ जुगाड़ हुआ। साथ में बोमी को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि हॉबिन ने टोपी क्यों पहनी है, नॉर्मली तो वो टोपी पहनता नहीं। हॉबिन बिना इससे नजरें मिलाए इससे भी माफी मांगता है क्योंकि उसने इससे भी बदतमीजी से बात करी थी। लेकिन बोमी इसके चेहरे के निशान देख
लेती है और इससे पूछती है आखिर तुम्हें क्या हुआ। ऑब्वियसली हॉबिन बताने में हेजिटेट कर रहा होता है कि किसी ने इसको कुत्तों की तरह मारा है, लेकिन इतने में ही हॉबिन के पीछे से स्नैपर आता है और कहता है हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं, आज ही तुम्हें फाइटिंग वर्तियोस से मिलना है और आज ही तुम्हें उसे अपना पूरा चैनल देना होगा। बोमी हॉबिन से पूछती रह जाती है आखिर बात क्या है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता और हॉबिन और स्नैपर दोनों चुपचाप से यहाँ से निकल लेते हैं। इसके अगले सीन में हम देखते हैं एक बहुत पुराने से स्कूल को जहाँ पे फाइटिंग वर्तियोस अपने बॉस से बात कर रहा होता है। हाँ बॉस, आज ही वो दिन है जब हाउ टू फाइट का फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट मैं पूरी तरीके से पूरा करूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता उस कुत्ते ने इस पुराने से स्कूल को क्यों चुना है इस काम के लिए। मुझे लगता है वो यहाँ पे आ चुके हैं बॉस। ठीक है, मैं आपकी सारी बात समझ चुका हूँ। ओके, तो आप आराम से अपना खाना खाइए। इसके बाद फाइटिंग वर्तियोस देखता है यहाँ पे ना सिर्फ हॉबिन बल्कि स्नैपर भी आया है, लेकिन वो ज्यादा बातें करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए हॉबिन को कहता है जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट पे स्टैंप मार और ये काम पूरा कर, और अगर तेरा कोई सवाल है तो मुझसे पूछ ले अभी। और मस्त अपना सुट्टा मारने की तैयारी करते हुए सोच रहा होता है कि अगर ये पहले से मेरी बात मान जाता तो इतनी मार नहीं खानी पड़ती इसको। लेकिन हॉबिन कांपते हुए इसको कहता है मैं अपना चैनल नहीं बेचूंगा। इसलिए फाइटिंग वर्तियोस के पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा है, इसलिए अब वो इसको मार मार के साइन करवाना चाहता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पे स्टैंप लगवाना चाहता है। लेकिन फिर भी उससे पहले हॉबिन का सर पकड़ के कहता है बेटे वैसे भी तू उस चैनल से अब कुछ नहीं कमाने वाला, वो येलो फ्लैग हो चुका है। आखिर चैनल ना बेच के अब तू कर ही क्या लेगा बे? इतने टाइम से तूने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी, क्या तेरा तब से मन नहीं मरा वीडियो दोबारा से अपलोड करने का? इसने भी हॉबिन के बाल भी खींच रखे होते हैं, लेकिन हॉबिन पागलों की तरह हंसते हुए कहता है हॉबिन अपना चैनल नहीं बेचेगा। और सच में यहाँ पे मुझे भी और फाइटिंग वर्तियोस को भी ऐसा ही लगा कि ये पागल हो चुका है। लेकिन इसके बाद हम थोड़ा सा पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे स्नैपर ने हॉबिन को बताया था कि उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्नैपर ने ढूंढ निकाला है, जो कि होता है अल्ट्रा चैट, और इसको यूट्यूब की भाषा में हम कहते हैं सुपर चैट। और सुपर चैट ऑडियंस तब भी कर सकती है अगर हमारे चैनल की सारी वीडियोस में येलो डॉलर का साइन भी आ जाए तो। और हॉबिन को अभी सुपर चैट्स या फिर कहे अल्ट्रा चैट्स मिल रही होती है अभी एक आधी। दरअसल पहले हॉबिन को अल्ट्रा चैट इसलिए नहीं मिला करती थी क्योंकि उसने वो ऑप्शन इनेबल ही नहीं करा था। और हॉबिन ये अल्ट्रा चैट वाला फीचर देख के इतना हैरान हो जाता है कि स्नैपर के एक मुक्का मार के कहता है तूने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया बे? और ये अल्ट्रा चैट की सिर्फ बात सुन के ही हॉबिन उसी वक्त पूरा का पूरा ठीक हो गया था। और अभी प्रेजेंट मोमेंट में हॉबिन इसलिए ही पागलों की तरह एक्टिंग कर रहा होता है क्योंकि अब उसको कोई ज्यादा डर नहीं है, क्योंकि उसको सुपर चैट्स मिल सकती है या फिर कहीं अल्ट्रा चैट मिल सकती है। और किसी भी यूट्यूबर और या फिर यूट्यूबर के लिए ये काफी ज्यादा तगड़ा सपोर्ट होता है उसकी ऑडियंस की तरफ से। एक बंदा तो हॉबिन को कमेंट में ये लिख देता है अगर तूने फाइटिंग वर्तियोस से फाइट करने के लिए पूछ लिया तो मैं तुझे 30K वॉन दूंगा। इसलिए हॉबिन बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ कहता है फाइटिंग वर्तियोस हरामजादे आजा फाइट करते हैं। और इसी के साथ हॉबिन को अल्ट्रा चैट्स आनी स्टार्ट हो चुकी होती हैं और स्नैपर ने ऑब्वियसली स्ट्रीमिंग भी शुरू कर दी है, यानी कि हॉबिन लोग पंगे करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद एक पुराने सीन में हम देखते हैं सैम डैक की वीडियो जहाँ पे वो एक खास मेथड बता रहा होता है ट्रेनिंग करने का, जो कि होता है एरोबिक्स, जिसमें लोग मतलब नाच नाच के अपना पेट वेट कम करते हैं। और हॉबिन अभी फाइटिंग वर्तियोस के सामने उसी तरीके से नाचने लगता है, जिसे देख के फाइटिंग वर्तियोस बहुत हैरान होता है कि आखिर ये साला कर क्या रहा है। लेकिन इतने में ही फाइटिंग वर्तियोस के स्कूल के 3 छपरी लौंडे लड़कियों की बातें करते हुए इसी तरफ आ रहे होते हैं और देखते हैं उनके सामने कुछ चल रहा है। ये लोग हॉबिन को भी पहचान चुके होते हैं और फाइटिंग वर्तियोस को भी। और आपको बता दूं फाइटिंग वर्तियोस इनके लिए एक लूजर ही है, क्योंकि अपने स्कूल में वो लूजर्स की तरह ही एक्टिंग करता है। और ये तीनों छपरी मजा मस्ती करने के लिए फाइट देखने का इंतजार कर रहे होते हैं। और भले ही फाइटिंग वर्तियोस कैमरे के सामने और इन छपरियों के सामने खुल के फाइट नहीं कर सकता क्योंकि उसको लूजर बनने की एक्टिंग करनी है, लेकिन उसके बावजूद भी हॉबिन अभी इससे थोड़ा बहुत डर रहा होता है क्योंकि पिछली बार बहुत गंदा मारा था इसने हॉबिन को। लेकिन अचानक से ही हॉबिन इसके ऊपर एक काफ किक मारता है और ये काफ किक उसने इसलिए मारी है क्योंकि एक व्यूअर ने कहा था अगर तुमने सक्सेसफुली एक काफ किक मार दी तो मैं तुम्हें 30K दूंगा। लेकिन फाइटिंग वर्तियोस ने इस काफ किक को अपने पैर से ब्लॉक कर लिया होता है और ये चीज कैमरे में भी नहीं आई। लेकिन स्ट्रीमिंग में जो लोग ये देख रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि ये काफ किक ठीक से लग चुकी है। ऊपर से फाइटिंग वर्तियोस जानबूझ के कैमरा में दिखाने के लिए बोल रहा होता है मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता तो तुम मुझसे फाइट क्यों कर रहे हो। ऑब्वियसली वो ऑडियंस के सामने नाटक कर रहा है, इसलिए हॉबिन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके ऊपर एक मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन फाइटिंग वर्तियोस किसी लूजर की तरह नीचे झुक जाता है और हॉबिन लगातार उसके बच्चों की तरह काफी सारे मुक्के मारे जाता है रोते रोते। लेकिन ऑडियंस को यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी होती है। वो सोच रहे होते हैं हॉबिन बेचारे इस बच्चे से फालतू में फाइट कर रहा है, फालतू में उसको मार रहा है। कुछ तो सोच रहे होते हैं हॉबिन के जो चैनल है उसमें येलो डॉलर का साइन आ चुका है इसलिए ऐसा कर रहा है गुस्से में। हालांकि हॉबिन
हॉबिन रोते रोते बोल भी रहा होता है कि इसकी वजह से मेरा चैनल बर्बाद हुआ है, लेकिन ऑडियंस को ये सब कुछ झूठ लग रहा होता है क्योंकि ऑडियंस फाइटिंग वर्ट्यूज के असली चेहरे को नहीं जानते, इसलिए वो ज्यादातर सारे के सारे अभी हॉबिन को ही गलत मान रहे होते हैं। और जो छपरी ये फाइट देख रहे होते हैं उन्हें ये फाइट देख के हंसी आ रही होती है कि ये कैसी बचकानी सी फाइट है। लेकिन स्नैपर अभी सारी सिचुएशन समझ चुका होता है, इसलिए वो हॉबिन को चिल्ला के कहता है फाइट मत कर, सारी की सारी ऑडियंस फाइटिंग वर्ट्यूज को सपोर्ट कर रही है। और क्योंकि फाइटिंग वर्ट्यूज को अब सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए हीरो बनते हुए वो कहता है अब लोगों की आवाजें मुझ तक पहुंच चुकी है, इसलिए अब मैं आपके कहने पे इससे फाइट करूंगा। इसका मतलब सारी की सारी ऑडियंस की सिंपैथी फाइटिंग वर्ट्यूज को मिली थी और वह भी स्प्रिंग की तरह उछल के अपना सर दे मारता है हॉबिन के मुंह पे। इसके बाद हॉबिन के एक अटैक मारता है जिसका नाम होता है निप्पल प्रेस, जो कि काफी ज्यादा फनी लगता है, लेकिन असल में ये हमला वो होता नहीं जो वो दिखा रहा है। लोग तो यही सोच रहे होते हैं कि उसने हॉबिन के बस निप्पल छेड़ दिए हैं, लेकिन असल में उसने हॉबिन के काफी तगड़ा मुक्का मारा होता है, और वो भी इस एंगल पे जहाँ पे स्ट्रीमिंग में ये चीज ठीक से ना आ पाए। इसके बाद हॉबिन की थाई पे एक चोटी काटने का फनी सा अटैक करता है। देखने वाला को तो लग रहा होता है ये चोटी बहुत ही ज्यादा हल्की होगी, लेकिन असल में उसने हॉबिन के प्राण बाहर निकाल दिए होते हैं इस चोटी से। इस हमले से हॉबिन की ऐसी हालत खराब हो चुकी होती है कि अभी वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता कुछ वक्त के लिए। हॉबिन अभी अपने मन में सोच रहा होता है सैम डैक ने उसको ऐसे बंदों से फाइट करने के लिए क्या सिखाया था, क्योंकि अगर उसने अभी कुछ नहीं करा तो उसने अब तक जो भी चीज सीखी है वो सब कुछ बर्बाद होगी। हॉबिन अभी सोच में ही डूबा हुआ होता है, लेकिन इतने में ही फाइटिंग वर्ट्यूज हॉबिन के मुंह पे एक मुक्का मारता है, और इस मुक्के के साथ हॉबिन को याद आता है शायद एक तरीका है जिससे वो फाइटिंग वर्ट्यूज को हरा सकता है। इसलिए हॉबिन फाइटिंग वर्ट्यूज की कमर पकड़ के पीछे वाली जाली में चिपका देता है, लेकिन हॉबिन सिर्फ उसे थोड़ा सा धक्का देने में ही कामयाब हुआ है, बाकी वो कुछ नहीं कर पा रहा होता। फाइटिंग वर्ट्यूज सोच रहा होता है हॉबिन उसको कोई चोक वोक मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हॉबिन नहीं मार पाएगा। इसलिए फाइटिंग वर्ट्यूज कहता है या तू मेरे ऊपर अभी चोक मारने की कोशिश कर रहा है, वैसे अगर तू ऐसा करेगा तो तू जीत सकता है। अब तो तेरे सब्सक्राइबर्स भी मेरे साथ हो चुके हैं, आखिर तू कितनी देर तक मेरे सामने टिक पाएगा। इस सिचुएशन में तुझे क्या लगता है ऑडियंस हम में से किसको बुरा इंसान मान रही होगी? अभी सच में ऑडियंस कमेंट में फाइटिंग वर्ट्यूज को ही चीयर अप कर रही होती है, लेकिन हॉबिन उसको कहता है तुझे ये किसने कहा कि मैं तुझे चोक मारने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर नॉकआउट करने की कोशिश कर रहा हूँ? मुझे माफ करियो, लेकिन जनता को ये दिखाने के लिए मुझे करना ही पड़ेगा। और हॉबिन इसकी शर्ट पकड़ के फाड़ देता है, जो की पीछे वाली जाली में भी थोड़ी बहुत फंस गई थी, इसलिए भी फटने में उसे आसानी हुई है। और हॉबिन ने यह जगह फाइट करने के लिए चुनी ही इसलिए थी ताकि वो इसका असली चेहरा ऑडियंस के सामने लेके आ पाए, क्योंकि जब शर्ट फटती है तो दिखती है इसकी बॉडी जो काफी ज्यादा बढ़िया होती है, और उसमें गैंगस्टर्स की तरह काफी सारे टैटूज होते हैं। तीन छपरियों को तो अब भी समझ नहीं आ रहा होता है कि इसकी बॉडी इतनी बढ़िया क्यों है, और हॉबिन अपनी ऑडियंस से पूछ रहा होता है कि तुम ही बताओ क्या किसी लूजर की इतनी बढ़िया बॉडी होती है और ऐसे टैटू होते हैं उसकी बॉडी में? इसके बाद हॉबिन अपनी बॉडी दिखाता है और बताता है एक लूजर की स्कूल में मार खा के ऐसी बॉडी होती है, ना कि फाइटिंग वर्ट्यूज की तरह। स्नैपर तो हॉबिन का ये एफर्ट देख के काफी ज्यादा खुश हो चुका होता है, और ऑडियंस भी अब धीरे धीरे करके हॉबिन के ऊपर यकीन करने लगती है, उसे अल्ट्रा चैट मिलने लगती है। और अब जब ऑडियंस के सामने सच आ ही चुका होता है तो हॉबिन अपने अंडरवियर से वो 10 मिलियन वॉन पैसे भी निकालता है, जो कि फाइटिंग वर्ट्यूज ने उसको एडवांस दिए थे उसके चैनल के, और अपने ऑडियंस को बताता है कि इसने मुझे बहुत मारा था और ये पैसे दिए थे और कहा था कि अपना चैनल बेच दे। ऑडियंस के लिए चीजें अब थोड़ी क्लियर हो चुकी होती हैं, उन्हें समझ आ चुका होता है फाइटिंग वर्ट्यूज कोई लूजर नहीं बल्कि लोगों को बुली करने वाला इंसान है। लेकिन जो तीन छपरी होते हैं वो अब भी फाइटिंग वर्ट्यूज का मजाक उड़ा रहे होते हैं। उन्हें लग रहा होता है ये फाइटिंग वर्ट्यूज ने टैटू सिर्फ स्टाइल दिखाने के लिए छपवा रखे हैं, असल में ये एक नंबर का चोमू है, और इसके चेहरे से चश्मा भी हटा देते हैं ये छपरी। लेकिन हॉबिन अब भी ऑडियंस को बता रहा होता है ये फाइटिंग वर्ट्यूज का असली नाम है ली ह्यून शू, जिसका एक गांव वाले इलाके से सियोल में ट्रांसफर हुआ है, और ट्रांसफर होने की वजह यह है कि इसने अपने होम रूम टीचर को बहुत ज्यादा मारा था, क्योंकि टीचर ने इससे वो मोबाइल फोन ले लिया था जो इसने किसी का चोरी करा था, और सिर्फ इतनी सी बात में इसने अपने टीचर की हड्डियां तोड़ दी थी। और अभी प्रेजेंट मूवमेंट में जो तीन छपरी इसको परेशान कर रहे होते हैं उनके साथ भी यही होता है, एक के मुंह पे मुक्का पड़ता है और वहाँ की हड्डियां फ्रैक्चर होती है, दूसरे की रिब्स तोड़ देता है, और तीसरे की गर्दन की हड्डी में लात मार के उसको भी चटका देता है। हमें बताया जाता है जब इसने अपने होम रूम टीचर को मारा था, जो कि एक औरत थी, वो इसको सॉरी बोल रही, वो इससे दया की भीख मांग रही थी कि अब मुझे मारना बंद कर दो, लेकिन फिर भी ये हरामजादा रुका नहीं था, और इसने अपनी टीचर को तब तक मारा था जब तक वहाँ पे पुलिस नहीं आ गई थी। और पुलिस स्टेशन में जाके बस इसने ये बोला था कि मैंने थोड़ी बहुत किक बॉक्सिंग सीखी है और कुछ मेरे को फाइटिंग वाइटिंग नहीं आती, लेकिन ये बात सच नहीं है, ये हरामजादा बहुत ज्यादा तगड़ा किक बॉक्सर होता है। और जितनी भी ये बातें मैंने आपको बताई है यही सारी बातें हॉबिन अपनी ऑडियंस को बता रहा है। खैर ली ह्यून शू का चेहरा अब सबके सामने आ चुका है, इसलिए कहता है अगर बॉस को ये पता चल गया तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा, लेकिन क्योंकि अब सबको मेरे बारे में पता चल चुका है तो अब मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, है ना? वैसे भी बहुत समय से मेरा दिमाग खराब हो रहा था। और जो एक छपरी अब भी ली ह्यून शू ने पकड़ रखा होता है उसके मुंह पे ये मुक्के लगातार बजाया जा रहा होता है बहुत ही बेरहमी से, और डरावने अंदाज में हॉबिन को कहता है तूने 30,000 लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करी है,
लेकिन जो लोग मेरे पीछे हैं, क्या तू उनका सामना कर पाएगा? हरामजादे, आखिर तूने ये सब कुछ करने का सोच भी कैसे लिया? इतने में ही हॉबिन को एक अल्ट्रा चैट आता है जिसमें एक बंदा कहता है, अगर तूने इसको फाइट में हरा दिया तो मैं तुझे 50K वॉन दूंगा। और ये सुन के हॉबिन का डर एक पल में गायब हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं एक पुराना सीन जहाँ पे सैम डैक अपनी वीडियो में बता रहा था कि कैसे किसी किक बॉक्सर को फाइट में हरा सकते हैं। और कोई नॉर्मल बंदा अगर किसी किक बॉक्सर से फाइट करे तो उससे जीतने का सिर्फ एक ही रास्ता है। वो रास्ता हमें ठीक से बताया तो नहीं जाता, लेकिन सैम डैक ने जो हॉबिन को डांस वाला स्टेप सिखाया था वो हॉबिन अभी करने लगता है, जो कि सच में काफी ज्यादा अजीब होता है एक कमाल के किक बॉक्सर के सामने ऐसा करना, क्योंकि ऐसे में कोई बहुत गंदी मार भी खा सकता है। इसलिए व्यूअर्स को भी समझ नहीं आ रहा होता ये गधा कर क्या रहा है, ऐसे नाच क्यों रहा है, ऐसे में तो ये बहुत गंदी मार खाएगा। और ली ह्यून शू हॉबिन की तरफ आते हुए कहता है, अब मुझे तुझे मेरे बॉस के पास लेके जाना होगा। इसी के साथ ये बात भी अभी के लिए सस्पेंस है कि आखिर इसका बॉस है कौन जो ली ह्यून शू से ऐसे काम करवा रहा है। लेकिन इसके बाद हम एक थोड़ा सा पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे स्नैपर फाइटिंग वर्ट्यूस के बारे में पता लगा रहा होता है और उसे ली ह्यून शू यानी कि फाइटिंग वर्ट्यूस की कुछ किक बॉक्सिंग की पुरानी वीडियोस भी मिल जाती हैं। यहाँ से इन लोगों को पता होता है कि इसको किक बॉक्सिंग का 3 साल का एक्सपीरियंस है। ये नेशनल एमेच्योर कॉम्पिटिशन में भी नंबर 1 में रहा था। साथ ही में ग्योंगी प्रोविंस यूथ चैंपियनशिप में भी इसका काफी ज्यादा नाम रहा था। लेकिन स्नैपर खुश तो इसलिए होता है कि हॉबिन को अब इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्नैपर ने अल्ट्रा चैट वाला फीचर अनलॉक कर दिया है और अब हॉबिन ली ह्यून शू को कम से कम हराने का ट्राई कर सकता है, क्योंकि बिना अल्ट्रा चैट के हॉबिन की हिम्मत ही खत्म हो गई थी। लेकिन अभी हॉबिन और ग्योल स्नैपर के साथ बैठ के उसकी वीडियोस नहीं देख रहे होते। दरअसल ये दोनों एरोबिक्स की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और हॉबिन वीडियोस इसलिए नहीं देख रहा, अगर उसने ली ह्यून शू की वीडियोस देखी तो वो डर जाएगा। वैसे भी ली ह्यून शू से मार खा के हॉबिन को पहले पता चल ही चुका था कि वो एक किक बॉक्सर है, उसे वीडियो देखने की जरूरत नहीं। इसके बाद हम दोबारा से सैम डैक की वीडियो देखते हैं जहाँ पे वो बता रहा होता है कि एक किक बॉक्सर को फाइट में कैसे हराया जा सकता है और उसी की पहली स्टेज होती है एरोबिक्स, जो कि हॉबिन कर रहा होता है। लेकिन इस बार हॉबिन कुछ अलग कर देता है। वो सैम डैक की वीडियो देखना बंद कर देता है और सोच लेता है अब वो सैम डैक की वीडियो नहीं देखेगा, क्योंकि सैम डैक की वीडियोस से उसको सिर्फ थ्योरीज मिलती है, ना कि एक्सपीरियंस। इसलिए कभी कभी जो वो थ्योरीज फाइट में अप्लाई करता है, एक्सपीरियंस की कमी की वजह से वो फेल हो जाता है, जैसा कि टेहुन के साथ हुआ था। इसलिए वो ठान लेता है अब उसको चाहिए एक्सपीरियंस। इसलिए सीधा जाता है मुनशोंग के जिम में उससे ट्रेनिंग लेने के लिए। मुनशोंग के जिम का वातावरण उसको काफी ज्यादा मैनली लग रहा होता है, क्योंकि सारे लोग वहाँ पे फाइटिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जिस वजह से हॉबिन और ज्यादा नर्वस फील कर रहा होता है। हॉबिन मुनशोंग के साथ प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो जाता है और वो मुनशोंग को स्पेशली कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम किक बॉक्सिंग का इस्तेमाल करो मुझे सिखाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली ली ह्यून शू भी किक बॉक्सिंग का इस्तेमाल करता है। लेकिन हॉबिन को डर तो इस बात का होता है कि ट्रेनिंग के दौरान ही कहीं वो मर ना जाए। लेकिन इसके बाद वापस से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम दोबारा से सैम डैक की वीडियो देखते हैं जहाँ पे वो कहता है, तो तुम किक बॉक्सिंग के बारे में कितना जानते हो? किक बॉक्सिंग ना ही बॉक्सिंग है, ना ही टाइकोंडो है और ना ही कराटे, वो बस एक दिखावटी मार्शल आर्ट है। तुम्हें ऐसा लगता है ना? लेकिन अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि वो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है बॉक्सिंग का और किकिंग का। तुम्हें लगता था बॉक्सिंग के साथ जब लातें जुड़ जाती हैं तो वो कमजोर हो जाता होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब एक किक बॉक्सर अपनी फॉर्म में आ जाता है तो एक बिगनर के उससे जीतने के चांस बिल्कुल 0 होते हैं। और प्रेजेंट मोमेंट में ली ह्यून शू फॉर्म में आ चुका होता है और हॉबिन का मार मार के कुत्ता बना देता है। हॉबिन अपने घुटनों में आ चुका होता है और स्नैपर सोच रहा होता है आखिर हॉबिन कुछ कर क्यों नहीं पा रहा है। लेकिन हॉबिन को याद आ रही होती है अभी मुनशोंग की, जहाँ पे मुनशोंग भी हॉबिन को यही बता रहा होता है कि एक किक बॉक्सर बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, तुम उसके अटैक्स को प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें कभी लातें पड़ती है और कभी मुक्के, इसलिए समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि क्या पड़ने वाला है। और किक बॉक्सिंग एक सबसे ज्यादा मॉडर्न मार्शल आर्ट है और हॉबिन ने जो आज तक टेक्निक सीखी है वो सारी की सारी किक बॉक्सिंग के खिलाफ बिल्कुल काम नहीं आएंगी। प्रेजेंट मोमेंट में होता भी यही है, हॉबिन उसके काफ किक मारता है, वो काफ किक ब्लॉक कर देता है। ली ह्यून शू हॉबिन के मुक्का मारता है, लेकिन वो उसे अपने माथे में लेके उसका असर कम करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ली ह्यून शू मुक्के की डायरेक्शन चेंज करके उसके अपर कट मार देता है। हॉबिन इतनी मार खाने के बावजूद भी इसके ऊपर टैकल अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ये करने के लिए हॉबिन जैसे ही अपनी मुंडी नीचे करता है, ली ह्यून शू अपना घुटना उसके मुंह पे मारने वाला होता है, यानी कि ये भी काम नहीं आता। इसके बाद हॉबिन टाइकोंडो की स्पिनिंग बैक किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये बैक किक भी ली ह्यून शू के कनेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि एक तो हॉबिन इस चीज में नौसिखिया है, लेकिन ली ह्यून शू का फुटवर्क काफी ज्यादा बढ़िया है, इसलिए वो बच जाता है। और इससे बचते हुए हॉबिन को कहता भी है, आखिर ये ढक्कनों वाला स्पोर्ट तूने सीखा कहाँ से बे? और इसके बाद ली ह्यून शू ही हॉबिन की थाइज में एक किक बजा देता है, जो कि हॉबिन के काफी ज्यादा खतरनाक पड़ी होती है, जिससे उसे महसूस हो रहा होता है जैसे उसकी हड्डी टूट गई है। ये देख के स्नैपर के आंसू निकल जाते हैं और वो हॉबिन को बोल रहा होता है, जल्दी कुछ कर, जो तूने मुनशोंग से
सीखा है वो कर। और हम एक पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे मुनशोंग हॉबिन को बता रहा था कि एक किक बॉक्सर से जीतने का एक तरीका होता है और हॉबिन को मुनशोंग ने एक थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी ट्रिक सिखाई होती है करने के लिए, जो कि हॉबिन को अब जल्दी से करनी होगी क्योंकि ली हुनचू उसके एक मुक्का बजाने वाला है। लेकिन सरप्राइजिंगली हॉबिन मुनशोंग की टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करता, वो इस्तेमाल करता है सैम डैक की एरोबिक्स का जो उसने सिखाई थी। और इस अजीब सी टेक्निक से वो ली हिंचू के मुक्के से बच जाता है। लेकिन हॉबिन ये करना नहीं चाहता था क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड सी चीज थी करने के लिए, क्योंकि ये कोई फाइटिंग स्टाइल भी नहीं है और हॉबिन ने अभी 30,000 लोगों के सामने करी होती है, इसलिए उसे शर्मिंदगी सी महसूस हो रही होती है। ली हिंचू हॉबिन को कहता है, अबे ओए आखिर तो ये क्या कर रहा है बे? हॉबिन एम्बैरेस होते हुए कहता है, ये तरीका है एक किक बॉक्सर से जीतने का। और क्योंकि हॉबिन ये चिकन वाले बंदे की वीडियो को देख के अभी इस हमले से बच चुका है, इसलिए हॉबिन को रियलाइज हो रहा होता है कि हॉबिन ने हमेशा उन वीडियोस को फॉलो करा है, इस बार भी उसे करना चाहिए। लेकिन अंदर ही अंदर उसको अभी समझ नहीं आ रहा होता कि वो एरोबिक्स से एक किक बॉक्सर से कैसे जीत सकता है। लेकिन फिर भी सैम डैक ने जो कहा था वो करता रहता है उसे, यानी कि अजीब से एरोबिक स्टाइल में डांस, जो कि काफी ज्यादा शर्मिंदगी भरा होता है उसके लिए। लेकिन भले ही वो कितना भी शर्मिंदा हो जाए, अपनी जान बचाने के लिए उसे ऐसा करना होगा क्योंकि उसे चिकन वाले बंदे के ऊपर अब यकीन है। लेकिन ऑडियंस को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये पगला करना क्या चाहता है। इसके बाद ली हुनचू अचानक से हॉबिन के ऊपर एक लात बजा देता है, लेकिन हॉबिन जिस तरीके से डांस कर रहा था उसी वजह से उसके घुटने बीच में आ जाते हैं और लात ब्लॉक हो जाती है। और यही चीज तो सैम डैक हॉबिन से करवाना चाह रहा था, क्योंकि सैम डैक को पता है एक बिगिनर इतनी जल्दी बहुत ज्यादा खतरनाक मार्शल आर्ट नहीं सीख सकता जो किक बॉक्सिंग को हरा पाए। इसलिए किक बॉक्सर को हराने के लिए शॉर्ट टर्म में एक सॉल्यूशन होता है एरोबिक्स। और इस एरोबिक्स में म्यूय थाई की कुछ टेक्निक्स की तरह नकल भी करी जा सकती है, जैसे कि घुटने को आगे ले आना। और ऊपर से एरोबिक्स से जो बैली होती है यानी कि पेट के साइड का हिस्सा, वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। लेकिन साथ में सैम डैक ने ये भी बताया था तुम एक किक बॉक्सर के सामने इस चीज का इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार कर पाओगे, उसके बाद किक बॉक्सर तुम्हारी टेक्निक समझ जाएगा। लेकिन तुम्हें किक बॉक्सर को शर्मिंदा करना होगा कि वो ऐसी बेकार सी टेक्निक के डिफेंस को तोड़ नहीं पाया। और जब ऐसा होगा तो तुम्हें उसके और अपने डिस्टेंस को कम करना होगा और उसके पास जाके उसको मार देना है। हॉबिन यही करता है। जब ली हिंचू थोड़ा सा हैरान होता है तो अचानक से उसके पास जाके उसको एक चोक मारने वाला होता है, लेकिन ली हिंचू उसके चोक से तो बचता ही है, बल्कि हॉबिन की गर्दन के पीछे अपने दोनों हाथ डाल देता है और उसके पेट में बजा देता है एक खतरनाक सा घुटना, जिससे हॉबिन की हालत खराब हो जाती है। और ली हिंचू कहता है, तुझे क्या लगा था एक किक बॉक्सर ग्रैपल नहीं करता? तुझे लगा था तो मेरे ऊपर चोक अटैक मार देगा? हाँ, तूने काफी ज्यादा मेहनत करी है, लेकिन लगता है जहाँ से तूने सीखा है वो बहुत ज्यादा पुराने जमाने की बुक है, क्योंकि अगर तू एक किक बॉक्सर के पास आने की कोशिश करता है तो तेरा ये हाल होता है। युनचो ने हॉबिन के बाल पकड़ रखे होते हैं और उसके मुंह पे एक और घुटना बजाने वाला होता है, और अगर हॉबिन के ये पड़ गया तो हॉबिन का खेल खत्म हो सकता है। लेकिन इतने में यहाँ पे टेहुन आ जाता है और युनचो के मुंह पे लात मार के उसको साइड कर देता है। टेहुन को यहाँ पे देख के सबके सब हैरान होते हैं, यानी कि ऑडियंस भी। और हॉबिन अपने मन में कहता है क्या मास्टर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्या ये यहाँ पे लाइव स्ट्रीम देख के आए हैं या ये सिर्फ यहाँ पे मेरी मदद करने के लिए आए हैं? लेकिन शायद टेहुन को पता चल चुका है कि हॉबिन मुनशोंग के पास ट्रेनिंग करने के लिए गया था और टेहुन मुनशोंग से नफरत करता है, इसलिए एक स्माइल के साथ हॉबिन के गाल पकड़ के कहता है, हॉबिन वो बंदा कौन था जिससे तू एमएमए सीखने गया था? मैंने सुना तूने वहाँ पे तब तक प्रैक्टिस करी जब तक तूने उल्टियाँ नहीं कर दी, और तूने वहाँ पे मेरी दी हुई यूनिफॉर्म भी पहनी थी। तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? आखिर तूने ऐसा क्यों करा? आखिर तू मेरा सिखाया हुआ टाइकोंडो इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है? तू वहाँ क्यों गया? लेकिन इतने में ही बगल से ली ह्यूनचो कहता है, अरे ये तो टेहुन है, असली टेहुन, वो हरामजादा मार्शल आर्टिस्ट जो एक आम इंसान से फाइट में हार गया। तेरा टाइकोंडो परफेक्ट है, लेकिन क्या तू एक टाइकोंडो मार्शल आर्टिस्ट कहलाने के लायक भी है? आजकल टाइकोंडो के डोजोस में अलग अलग चीजें सिखाई जाती हैं, तो फिर तू एक टाइकोंडो मार्शल आर्टिस्ट कैसे हो गया बे? हॉबिन इसका फायदा उठा के टेहुन को भड़काते हुए कहता है, मास्टर वो टाइकोंडो को हल्के में ले रहा है। और सच में वो टाइकोंडो को हल्के में ही ले रहा होता है, इसलिए टेहुन उसको कहता है, अबे ओए क्या तेरे पास 500 वॉन पड़े हैं? और टेहुन जब भी किसी से ऐसा कहता है इसका मतलब वो उसका कुत्ता बनाने वाला है। और ऑडियंस भी समझ चुकी होती है कि अब होने वाला है टाइकोंडो वर्सेस किक बॉक्सिंग। और क्योंकि टेहुन यहाँ पे आ ही चुका होता है, इसलिए स्नैपर कैमरा छोड़ के हॉबिन को संभालता है और उसको कहता है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि तुम्हें काफी ज्यादा चोटें आई है, बाकी चीजें हमारे टेहुन भाई देख लेंगे। और ली हुनचो अब भी टेहुन के सामने फालतू की बातें कर रहा होता है। वो उसे हॉबिन का बॉयफ्रेंड बता रहा होता है और कहता है कि क्या तुम दोनों ने आपस में सेक्स भी करा है? और यहाँ तक कि टेहुन को हॉबिन का स्लेव तक बोल रहा होता है। लेकिन टेहुन एक स्माइल के साथ जवाब देता है, क्या हुआ
तुझे जलन हो रही है क्या? जिस वक्त मैंने हॉबिन से फाइट करी थी उस वक्त मैं अपनी दोनों टांगों का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन तेरे साथ मैं अपनी सिर्फ एक टांग का इस्तेमाल करके ही जीत जाऊंगा। इससे पहले कि ह्यूनशु कुछ बोल पाता, टेहुन उसके मुंह पे लात मार देता है, लेकिन वो लात उसके लगती नहीं क्योंकि हॉबिन ने टेहुन का पीछे से पजामा खींच दिया होता है, जिस वजह से उसकी लात आगे नहीं जाती। और इस मोमेंट में मुझे लग रहा था कि टेहुन अब ह्यूनशु को छोड़ के हॉबिन को ही पेलेगा, लेकिन टेहुन प्यार से बोलता है मुझे छोड़ दे, मैं तुझे दिखाता हूँ कि टाइकोंडो किक बॉक्सिंग को कैसे उड़ाती है धज्जियां उसकी। लेकिन हॉबिन थोड़ी सी करहाती हुई आवाज में कहता है, नहीं, हम लोग यहाँ पे इस चीज की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर रहे हैं। मेरा चैनल हाउ टू फाइट वो चैनल है जहाँ पे एक लूजर गैंगस्टर से फाइट करता है। टेहुन हॉबिन के पास आके कहता है, चल ठीक है, लेकिन अगर तू इसी तरीके से मार खाता रहेगा तो जीतेगा कैसे बे? या तुझे सच में लगता है कि तू एक किक बॉक्सर से जीत सकता है? स्नैपर भी स्ट्रीमिंग करते हुए हॉबिन को बोल रहा होता है, भाई तू हॉस्पिटल जा, आखिर तू उससे कैसे जीतेगा, तेरी हालत पहले से ही फटी पड़ी है। हॉबिन कहता है, मास्टर मैं अब तक उसके ऊपर हमला भी नहीं कर रहा था, मैं तो लगातार 3 मिनट से मार खाए जा रहा हूँ। मेरा मिशन कंप्लीट हो गया। दरअसल ऐसा करने से उसको 500K वॉन की एक अल्ट्रा चैट मिलने वाली थी और उसकी वीडियो भी लंबी हो जाएगी, इसलिए वो लगातार 3 मिनट से मार खा रहा था। ली ह्यूनशु कहता है, ऐसी फालतू की चीज के ऊपर तो मुझे हंसी भी नहीं आ रही है। लेकिन टेहुन हॉबिन के सर पे एक लात मारता है और कहता है, जा ठीक है कर ले फाइट। लेकिन इस लात से हॉबिन की जीभ भी उसी के दांतों से कट चुकी है और वो खुश होकर अपनी ऑडियंस को चिल्ला के कहता है, ठीक है दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरी वीडियोस का। तो ठीक है, आज हम दिखाएंगे कि एक किक बॉक्सर को फाइट में कैसे हराया जाता है। आपको याद है ना, इसकी जीभ कट गई थी। खैर हॉबिन इसके बाद सीधा भाग पड़ता है ह्यूनशु की तरफ और हम देखते हैं एक पुराना सीन जहाँ पे मुनशोंग हॉबिन को बोल रहा था, अगर तू अपने दुश्मन के सामने ऐसे एरोबिक्स करेगा तो उसे भी काफी अजीब लगेगा जैसे मुझे लग रहा है। हॉबिन मुनशोंग से पूछता है, लेकिन क्या ये जो एरोबिक वाली मेरी अपनी टेक्निक है ये तुम्हारे खिलाफ काम आएगी या फिर नहीं? मुनशोंग कहता है, पहले ये बता, क्या तू इस टेक्निक से किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है? हॉबिन कहता है, नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। इसका मतलब हॉबिन अभी कुछ तो ऐसा करने की सोच रहा है जो अभी हमें नहीं पता। लेकिन जैसे ही वो एरोबिक्स करते हुए ह्यूनशु के पास जाता है, ह्यूनशु उसके पेट में लात बजा देता है और कहता है, अबे साले, क्या तू बस यही करता रहेगा? और जब मुनशोंग के सामने हॉबिन में प्रैक्टिस में ऐसा करा था तो मुनशोंग ने भी इसके पेट में ऐसे ही लात मार दी थी और हॉबिन से पूछा था, आखिर तो ऐसी चीजें कहाँ से सीख रहा है? ये चीजें काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है तेरे लिए, तू बहुत ज्यादा गंदी मार खा सकता है। क्या तू ये सब कुछ किसी स्कैमर से सीख रहा है? ये जो तू चीज करने की कोशिश कर रहा है ये बहुत ज्यादा आउटडेटेड सी है, ये काम नहीं करेगी। और जो हॉबिन की लात पड़ी है, टेहुन मस्त करके साइड में देख रहा होता है, उसे सब समझ आ रहा होता है यहाँ पे किस तरीके से फाइट हो रही है। लेकिन हॉबिन अब भी अनकॉन्शियस नहीं हुआ होता है और उसे पूरा यकीन होता है कि वो चिकन वाला बंदा स्कैमर नहीं हो सकता। और सैम डैक ने हॉबिन को कहा भी था कि एक किक बॉक्सर की फ्रंट किक से तुम्हें हमेशा बच के रहना है क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है तुम्हारे लिए। इसलिए हॉबिन सैम डैक में भरोसा करते हुए दोबारा से वही चीज करने लगता है जो वो अब तक कर रहा था, यानी कि एरोबिक्स। लेकिन इस बार ही अपनी मूवमेंट्स को डायगोनली इधर उधर करते हुए, क्योंकि ऐसा करके वो फ्रंट किक से बच सकता है ली ह्यूनशु की। और ऐसा करते ही वो ली ह्यूनशु के पास जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ह्यूनशु दोबारा से इसके मुंह पे मुक्का बजा देता है क्योंकि हॉबिन डायगोनली मूव करके उसकी लातों से तो बच सकता है लेकिन मुक्कों से नहीं। लेकिन हॉबिन मुक्का खाने के बावजूद दोबारा से सेम वही चीज करने लगता है, इसलिए उसके मुंह पे एक और जबरदस्त सा मुक्का पड़ता है। और हम पुराने सीन में देखते हैं मुनशोंग हॉबिन से बोल रहा था, जो तुम कर रहे हो वो मत करो, मैं तुम्हें प्रॉपर तरीके की फाइट सिखाऊंगा जिससे तुम एक किक बॉक्सर के पास पहुंच के उसको मार सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और ह्यूनशु भी वही सोच रहा होता है कि हॉबिन उसके पास आके इसको कुछ अटैक वटैक मारने की कोशिश कर रहा था, इसलिए हॉबिन ह्यूनशु को कहता है, क्या तुझे ऐसा लगा था मैं तेरे करीब आके नजदीकियां कम करने की कोशिश कर रहा हूँ हमारी? दरअसल हॉबिन इस वक्त ना मुनशोंग की टीचिंग को फॉलो कर रहा है ना ही टेहुन की, वो तो फॉलो कर रहा है सैम डैक की टीचिंग्स को, जिसमें हॉबिन ह्यूनशु को खुद उससे मार खा खा के थोड़ा सा पीछे ले आया होता है जहाँ पे वो जाली से चिपक गया होता है और ऐसे में वो ठीक से अपनी लाते और मुक्के नहीं चला सकता। लेकिन असल के किक बॉक्सिंग मैच में ये एक फाउल माना जाता है और ली ह्यूनशु या फिर किसी भी किक बॉक्सर को इसी चीज की आदत होती है कि जब फाउल होता है तो वो रेफरी को बोलते हैं, देखो ये क्या कर रहा है, ये फाउल है। और ली ह्यूनशु स्नैपर को भी यही बोल रहा होता है, ये देखिए मेरे से चिपक रहा है और ऐसे चिपकना अलाउड नहीं होता। लेकिन सैम डैक ने हॉबिन को बताया था एक स्ट्रीट फाइट में सब कुछ अलाउड होता है। और स्नैपर ह्यूनशु को कहता है, अबे साले अगर वो तेरे से चिपक रहा है तो मैं क्या करूं बे? क्या तुझे ऐसा लगता है मैं तुम दोनों की फाइट का कोई रेफरी हूँ? दरअसल हॉबिन के ह्यूनशु के ऊपर ऐसे चिपकने के पीछे भी एक बहुत ही मस्त चाल है जो अभी हम देखने वाले हैं। हॉबिन अभी अपना हाथ ह्यूनशु की गर्दन की तरफ ले जाता है जिससे ऐसा लगता है जैसे वो उसके चोक मारने वाला है, लेकिन बिल्कुल पिछली बार की ही तरह ह्यूनशु उल्टा इसकी ही गर्दन पकड़ लेता है पीछे से अपने दोनों हाथों से। और मुनशोंग ने भी ट्रेनिंग के दौरान हॉबिन के साथ यही करा था। मुनशोंग तो पहले से ही हॉबिन को ये सब कुछ बता रहा था, देख तू अगर ऐसा करेगा तो तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, फिर तू पिटेगा और अगर मैं गलत
गलत हो तो मुझे साबित कर, क्योंकि तू अभी मेरे हाथ से पिटने वाला है। और प्रेजेंट मोमेंट में हॉबिन सच में ही पिटने वाला होता है, क्योंकि उसके मुंह पे एक घुटना पड़ने वाला होता है बहुत ही गंदा तरीके से। टेहुन भी यहाँ से उठ के जाने लगता है, क्योंकि उसको भी समझ आ चुका होता है कि हॉबिन अब गया। लेकिन टेहुन स्नैपर का चेहरा देख के हैरान होता है कि आखिर ये इतना हैरान क्यों है। और जब टेहुन हॉबिन की तरफ देखता है तो उसे दिखाई देता है जो युनचू है उसके ही मुंह पे एक अटैक पड़ चुका है और मुंह से खून निकलने लगा है। दरअसल शुरुआत से हॉबिन यही करना चाह रहा था, क्योंकि सैम डैक ने उसे यही सिखाया था। और जिस तरीके से युनचू के मुंह पे कोहनी पड़ी है, बिल्कुल ट्रेनिंग के दौरान मुनशोंग के भी पड़ी थी। इसलिए मुनशोंग के चेहरे में एक स्माइल होती है और हॉबिन प्रेजेंट मोमेंट में युनचू के दोनों हाथ पकड़ के उसके मुंह के ऊपर अपनी कोहनियां ही कोहनियां बजाया जाता है। इससे हुआ ये कि युनचू ना ही इन्हें ब्लॉक कर सकता है, क्योंकि हॉबिन ने अपने हाथों से उसके हाथ पकड़े हैं और हॉबिन लगातार अपनी कोहनियां इसके मुंह पे बजाया जा रहा है। वैसे भी उसने एरोबिक्स की काफी ज्यादा प्रैक्टिस करी थी और वो भी यहाँ पे काम आ रहे हैं। और हॉबिन शॉर्टकट तरीके से मार पा रहा है म्यूथाई एल्बोज। युनचू को प्रेजेंट मोमेंट में समझ नहीं आ रहा होता कि वो तो सोच रहा था पहले कि इस चूहे से उसका यूट्यूब चैनल चुपचाप से ले लेगा बस। वैसे भी युनचू के बॉस ने उसको कॉल पे यही करने के लिए कहा था, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में हॉबिन की कोहनियां इसके मुंह पे बहुत ही गंदी तरीके से पड़ी जा रही होती हैं और हॉबिन मारते मारते लगातार चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, मेरी टेक्निक्स आउटडेटेड नहीं है, ये पुरानी नहीं है। हॉबिन मारते मारते यही भूल जाता है कि उसने युनचू को कितना मारा है। इसलिए टेहुन को यहाँ पे आके हॉबिन को पकड़ना पड़ता है और कहना पड़ता है बस रुक जा, वो हार चुका है। और युनचू के शरीर में तो अब मार खा के जान नहीं बची होती, लेकिन अपने मन में ही सोच रहा होता है आखिर इस बच्चे से कैसे हार सकता है वो। लेकिन जीत की खुशी में स्नैपर और हॉबिन खुशियां मनाने लगते हैं। इनको काफी सारी अल्ट्रा चैट्स भी मिलने लगती है। इस वक्त हॉबिन को टोटल 5.8 मिलियन वॉन की अल्ट्रा चैट मिली होती है, जो काफी ज्यादा है। खैर ये मामला वैसा लग रहा होता है जैसे खत्म हो चुका है। टेहुन अपने घर जा चुका होता है साइकिल पे। फाइटिंग वर्त्यूज की सच्चाई सबके सामने आ चुकी होती है, इसलिए सारी ऑडियंस उससे नफरत करने लगती है। और ना सिर्फ सब्सक्राइबर्स बल्कि कुछ यूट्यूबर्स भी हॉबिन की तरफ से बोलने लगते हैं और फाइटिंग वर्त्यूज को अपनी वीडियोस में साफ साफ गलत बता रहे होते हैं कि वो बंदा गलत था। और ऑब्वियसली वो जो यूट्यूबर्स हैं उनमें से एक ये बंदा है जो खाना बनाने की वीडियोस डालता है, साथ में ये 2 लड़कियां भी हैं। खैर ये तो ज्यादा जरूरी बात नहीं, लेकिन मेन बात यह है कि इसके बाद से फाइटिंग वर्त्यूज वीडियोस अपलोड करना छोड़ देता है। उसके चैनल का बहुत ही बुरी तरीके से डाउनफॉल आ चुका होता है और अब किसी को नहीं पता वो कहाँ है। लेकिन कुछ सब्सक्राइबर्स के मुताबिक जो वो है वो अपने गांव की तरफ वापस चला गया है और अब वापस नहीं आएगा। लेकिन हॉबिन की फिर भी फटी पड़ी रहती है ये सोच के कि अगर वो वापस आ गया तो वो मेरा कुत्ता बना देगा, क्योंकि दूसरी बार तो एरोबिक्स भी उसके ऊपर काम नहीं आएंगे। इससे परेशान होकर खुद से कहता है क्या मुझे मुनशोंग को बोलना चाहिए कुछ समय तक मेरे साथ रहने के लिए, या फिर मुझे टेहुन से पूछना चाहिए। नहीं, वो कुछ ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। हाँ मुझे समझ आ चुका है, मुझे एक स्टन गन खरीद लेनी चाहिए। लेकिन इतने में ही ग्योल यहाँ पे आती है और हॉबिन को कहती है चलो कुछ खाना खाते हैं। और इससे पहले कि ग्योल हॉबिन के पास जाती, रूमी ग्योल को गलती से धक्का मार देती है या फिर जानबूझ के, ये पता नहीं, बट वापस से उसको उठाती है और वापस से चले जाती है हॉबिन के पास। रूबिन हॉबिन से बातें कर रही होती है और ग्योल को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर बॉस से इतना ज्यादा क्लोज कब हो गई। लेकिन ये बात इतनी जरूरी नहीं है। मेन बात तो यह है कि हॉबिन ने हॉस्पिटल में 20 मिलियन वॉन दे दिए होते हैं और अब उसकी मदर की सर्जरी आराम से हो सकती है। इसलिए हॉबिन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। और जब हॉबिन ने ली हुनचू को हराया था तो उसके लिए वे 10 मिलियन वॉन भी उसने दे दिए थे उसको, यानी कि बेहोश ली हुनचू की पैंट के अंदर डाल दिए थे, क्योंकि हमारा लौंडा हॉबिन किसी का भी उधार नहीं रखता। इसके बाद बोमी भी हॉबिन को कांग्रेचुलेशन कहती है, क्योंकि अब हॉबिन की मदर की सर्जरी होने वाली है। लेकिन हॉबिन आज पहली बार बोमी को स्कूल ड्रेस में देख रहा है। लेकिन बोमी उसको एक स्माइल के साथ कहती है आज तुम मुझे स्कूल ड्रेस में पहली बार नहीं देख रहे हो। और हॉबिन अपने मन में सोच रहा होता है अगर मैं स्कूल ड्रेस में इसको पहली बार नहीं देख रहा हूँ तो इससे मैं पहले मिला कब, क्योंकि हॉबिन को तो यही याद है कि हॉबिन इसको रेस्टोरेंट से जानता है, स्कूल में तो हॉबिन ने इसको देखा ही नहीं। खैर इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे हॉबिन के चैनल से येलो फ्लैग वाला सीन हट चुका होता है पूरी तरीके से। स्नैपर कहता है मुझे पता था ऐसा ही होना है, क्योंकि ये सब हमारे चैनल पे वायलेंस की वजह से नहीं हो रहा था, हमारे चैनल पे येलो फ्लैग कॉपीराइट लॉ की वजह से लगा था। और अब मैं आपको बिना बातें घुमाए शॉर्ट में समझाता हूँ कि इनके चैनल पे येलो फ्लैग क्यों लगा था। दरअसल इनके चैनल की किसी ने फेक कंप्लेन कर दी थी यूट्यूब को कि इन्होंने कॉपीराइट लॉस को तोड़ा है। और ये जो चीज है ये किसी अकेले इंसान के बस की बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसके पीछे एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जो इनको टारगेट कर रही थी। और ये सुन के हॉबिन के पसीने छूट जाते हैं कि एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन अब इनको टारगेट कर रही है। आखिर वो कौन हो सकते हैं। इसके बाद हम दोबारा से उसी यूट्यूबर को देखते हैं जो खाना बनाने की वीडियोस अपलोड करता है और जापान की जो सुशी होती है उसको तलते हुए कहता है तेल हो या फिर कोई इंसान,
हम उसको ज्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें फेंकना ही होता है उसे। तुम मेरी बात नहीं समझे ना युनशु। और ये गरम तेल फेंकता है उस बाल्टी में जिसमें इसने युनशु को बैठा रखा है और युनशु की हालत खराब हो रही है। वो चीखना चाहता है लेकिन चीख नहीं सकता, क्योंकि अगर युनशु चीखा तो ये उसको बहुत ज्यादा मारेगा। और इस बंदे का नाम है शोंगजुन। इसके बाद शोंगजुन अपने किसी जानने वाले यूट्यूबर को कॉल करता है जो XJ कंपनी का मेंबर है, नाम है जी योनवू और सब्सक्राइबर्स है 1.4 मिलियन। और ये बंदा पढ़ाई वढ़ाई की वीडियोस बनाता है। इसके बाद हम एक दूसरे यूट्यूबर को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक अंधेरे से कमरे में होता है। इसको भी पता चल चुका है कि फाइटिंग वर्तुस हार चुका है और ये भी XJ कंपनी का मेंबर है। इसके चैनल का नाम है वन पंच टीवी और इसके सब्सक्राइबर्स है 1.5 मिलियन। और आपको एक कमाल की बात बताता हूँ, इसके साथ जो कमरे में बंदी है इसको शायद से हमने लुकिसम में देखा है। इसके बाद हम एक और यूट्यूबर को देखते हैं जिसके साथ में कोई और भी होता है और ये भी हाउ टू फाइट चैनल के बारे में बात कर रहे होते हैं। और ये भी XZ कंपनी का ही मेंबर है जिसके चैनल का नाम है ऑल इन वन और सब्सक्राइबर्स है 2.76 मिलियन। इसके बाद हम एक और यूट्यूबर को देखते हैं और इसको भी पता चल चुका होता है शू हार चुका है, लेकिन इसको इस बात से ज्यादा हैरानी नहीं होती क्योंकि इसको पता है कि ली ह्यूनशु इन सब में सबसे ज्यादा कमजोर था। और इस अजीब से दिखने वाले गैंगस्टर के पास एक अजीब सा तोता भी होता है जो बात करता है। और कमाल की बात है ये बंदा भी XJ कंपनी का मेंबर है। इसके चैनल का नाम है 244 और इसके सब्सक्राइबर्स है 2.76 मिलियन। इसके बाद हम एक और यूट्यूबर को देखते हैं जो अपने बाल खोलता है, कपड़े निकालता है और किसी से कॉल पे बात करते हुए कहता है वो एक पैसे कमाने वाला दोस्त था, मुझे उससे मिलना होगा। हाउ टू फाइट, अब ये देखना होगा वो हमारा दुश्मन है या फिर दोस्त। और ये बंदा है XZ कंपनी का बॉस और यही वो कुकिंग कैटेगरी वाला यूट्यूबर है जिसको हमने पहले देखा था, यानी कि शोंगजुन, जिसके सब्सक्राइबर्स है 5 मिलियन। यानी कि इन यूट्यूबर्स का अपना एक बहुत बड़ा ग्रुप है और हो सकता है कि हॉबिन के चैनल के ऊपर येलो फ्लैग लगवाया था, क्योंकि किसी भी एंगल से ये लोग अच्छे इंसान तो नहीं लगते। और सच में यार मैं तो ये देख के हैरान हूँ कि वायरल हिट दुनिया की कितनी ज्यादा रियलिटी दिखाएगा, क्योंकि रियलिटी में भी ऐसे ही काफी सारे क्रिएटर्स ने अपने ग्रुप्स बनाए रहते हैं और जो उनके दुश्मन होते हैं मिलके सबको ठोक देते हैं। और हाँ, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बस आप लोग खुद ही एनालाइज करोगे, खुद ही चीजों को देखोगे यूट्यूब में तो आपको दिख जाएगा। लेकिन मैं तो बस ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको इस मानवा को मेरे पर्सपेक्टिव से देखना है और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से कर लेना ताकि आप मिस ना कर पाओ। और इस वीडियो का लाइक एम है 10,000 लाइक्स, जो कि ज्यादा नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये लाइक एम पूरा हो जाएगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।